अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ सरमाया टॉक्स। इन्वेस्टमेंट एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। सो टुडे आज हमारे बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं जो कि हमें ज्वाइन कर रहे हैं, जो मुर्तज़ा अब्बास साहब हु इज़ द जॉइंट डायरेक्टर ऑफ इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोग्राम एट SCCP। पिछले 5 साल से ही इज़ बेसिकली वर्किंग अंडर जमा पूंजी और माशाल्लाह इनका बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है in educating people why you need to invest. So Murtaza bhai, thank you very much for coming. Pleasure, honored sir. Thank you very much. Before even jumping into कि ये इतना complex जो topic है, I just wanted to have your background. What is your education and थोड़ा सा अगर आप अपने बारे में बता देंगे. ज़रूर. Thank you लाइक, thank you audience. मैं जी बेसिकली आई एम बिजनेस ग्रेजुएट और उसके बाद मैंने MS किया पब्लिक पॉलिसी के अंदर और गवर्नेंस के अंदर. आई बीन एसोसिएटेड विद SCCP फॉर द लास्ट 2 decades और आई हैव एक्सपीरियंस इन द स्टॉक मार्केट्स, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, इन्वेस्टिगेशंस, लाइसेंसिंग, कंप्लायंस इज़ माई कोर इशू. और अब कोई पिछले 5 साल से जो है वो इन्वेस्टर एजुकेशन डिपार्टमेंट को मैं देख रहा हूँ. ज़बरदस्त. बिज़नेस की ग्रेजुएशन आपने कहाँ से की थी? मैं कराची हमदर्द यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट हूँ. हमदर्द यूनिवर्सिटी कराची से, और यहाँ इस्लामाबाद में मैंने नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट किया था. तो ये जो पूरा आपके ट्रांजिशन था टू फ्रॉम graduating in a business and coming into SCCP, ये पूरा राउट क्या था अपने? did some sort of CSS or something like that or? ये एक्चुअली हमारा जिस तरह स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अंदर स्पॉट्स का प्रोग्राम आता है, इस तरह SCCP के अंदर जूनियर एग्जीक्यूटिव इंडक्शन स्कीम होती है. तो मैं उसके एग्ज़ाम और उसके इंटरव्यूज़ को पास करके, ये एक रूट था जो कि न्यू इंडक्टीज़ के लिए SCCP ने इंट्रोड्यूस कराया था. तो मैं उसके थ्रू उसके बैच में इंडक्ट हुआ था एंड आई वाज द फर्स्ट इंडक्टी फॉर बैच ऑफ द पायनियर बैच. आई वाज पार्ट ऑफ द पायनियर बैच एट SCCP. ठीक है. सो व्हेन वाज SCCP बेसिकली फॉर्म्ड इन दैट, उसमें अगर हम बात करें तो? अच्छा, हिस्टोरिकली तो ये है कि SCCP 1997 में हमारा एक्ट बना था और 1999 में फिर ऑपरेशनल हुआ. फिर 2001-2 के अंदर जाके फॉर्मली इसकी इंडक्शन स्टार्ट हुई और उन्होंने पहला बैच इंडक्ट किया जो कि फ्रेश ग्रेजुएट्स का था, और फिर उनकी ट्रेनिंग्स एंड डेवलपमेंट एंड देन वी आर फ्रॉम दैट डेट ऑनवर्ड हम उसका पार्ट एंड पार्सल है उसका. ज़बरदस्त. अच्छा, कमिंग बैक टू द टॉपिक मुर्तज़ा भाई, आई थिंक मैं तो खैर बड़े ही नॉन फाइनेंशियल वे में चीज़ें समझ के आया हूँ. आई थिंक यू आर इन द इंडस्ट्री फॉर ए लॉन्ग टाइम. हमें ना एजुकेशन है ही नहीं फाइनेंस से रिलेटेड एंड आई थिंक इट्स सो क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन. सो मैं आपके एक्सपीरियंस को एक किस्म का लाना चाहूँगा कि व्हाट इज़ योर बेसिकली एक्सपीरियंस कि व्हाई पीपल आर नॉट इन्वेस्टिंग इन पाकिस्तान. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि व्हाई इट इज़ नेसेसरी फॉर देम टू इन्वेस्ट. अगर थोड़ा सा इस पर आप वो दे दें. अच्छा, ये बड़ा मज़े का सवाल है यार एक्चुअली, क्योंकि हमारे यहाँ हम भी बचपन से क्योंकि इसी सेटअप का हिस्सा रहे हैं, तो हमें बचपन से बताते थे यार बचत होनी चाहिए, सेविंग्स होनी चाहिए, और हम सबको शौक था. और मुझे याद है हम छोटा सा गुल्लक होता था वो रखते थे, उसमें पैसे डालते थे और फिर ईद पे तोड़ते थे कि कुछ नया निकलेगा. अच्छा, एक दफ़ा मैं वैसे ही देख रहा था कि मेरी अम्मी ने एक कमेटी डाली, बड़ी कॉमन होती है हमारे यहाँ कमेटी डालना. तो अम्मी से मैंने पूछा क्यों डाली, उन्होंने कहा यार वॉशिंग मशीन लेनी है. वो पता लगा कि जिस वक्त कमेटी निकली तो वॉशिंग मशीन महंगी हो गई. तो होता ये है कि हम कमेटियाँ डालते हैं, सेविंग्स करते हैं, बट अल्टीमेटली जिस ऑब्जेक्टिव के लिए हम वो कर रहे होते हैं वो नहीं पूरा हो रहा होता. तो देन आई रियलाइज दैट देयर इज़ समथिंग मिसिंग, कि सेविंग तो हो रही है मगर ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हो रहा. एंड देन आई स्टार्टेड लर्निंग अबाउट इन्वेस्टमेंट्स कि यार अच्छा, अब कोई तरीका तो ऐसा होगा कि अगर मैं पैसे बचाऊं भी और वो इतने ग्रो करें कि मेरे फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स मीट करें, तब तो सेविंग करने का फ़ायदा है बॉस. अदरवाइज़ तो आप ना भी करो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. सो इसलिए सेविंग तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको समझ लेना चाहिए. लेकिन साथ ही साथ मैं ये ज़रूर कैवेट लगा दूं कि सेविंग्स को जब तक आप इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट नहीं करते, आप सिर्फ पैसा सेव कर रहे हो, आपका ऑब्जेक्टिव जिसके लिए सेव किया है वो पूरा नहीं हो पाता. दैट इज़ द कोर रीज़न. नहीं, और आई थिंक पीपल नीड टू रियलाइज, ये जो पहले बात आपने वॉशिंग मशीन की थी, एंड द वे आई हैव अंडरस्टूड दिस होल कॉम्प्लेक्स सिचुएशन इज़ कि मैंने जैसे ग्रेजुएशन की ना 20 साल पहले, सो आई वॉज गिविंग लाइक 36,000 पर सेमेस्टर फीस. ठीक है. एंड तब भी हमें लगता था यार ये क्या है, मुल्क में महंगाई है और हमसे ये नहीं हो रहा है. एंड एवरीवन वाज बेसिकली टॉकिंग अबाउट कि रोटी जो थी वो पहले 2 रुपये की होती थी, अब 5 रुपये की, क्योंकि देखो कितनी महंगाई हो गई है. एंड टिल द टाइम आज मैं जो देख रहा हूँ वही एजुकेशन जो मैंने आज से 20 साल पहले 36,000 पर सेमेस्टर की थी, दैट इज़ ऑलरेडी क्रॉस 160,000 पर सेमेस्टर. ठीक है. और आज भी हम वही कह रहे हैं कि आज भी महंगाई, और ऑब्वियसली महंगाई है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है. लेकिन व्हाट वी
कुड नॉट बेसिकली अंडरस्टैंड कि ये जो महंगाई आज हमें लग रही है, हम 20 साल बाद भी रो रहे होंगे कि यार एक एजुकेशन 20 साल पहले हम 1.5 लाख रुपए की करते थे, आज 5 लाख रुपया फॉर एग्जांपल लग रहा है, ठीक है। सो द थिंग विच वी मिस्ड, कि जो एक्शन हमें शायद 20 साल पहले करना चाहिए था, वी मिस्ड दैट पर्टिकुलर ट्रेंड, एंड अगेन टुडे सिंस वी आर नॉट गेटिंग दैट पर्टिकुलर विजन कि यार हमें आज भी क्या करना है ताकि हम 20 साल को अभी से ही प्लान कर लें। सो व्हाट इज़ योर व्यू ऑन बेसिकली हाउ यू नीड टू इन्वेस्ट द सेविंग विच यू आर गेटिंग टुडे? पहले तो सेविंग करते कैसे है ना, वो भी अगर उस पर। अच्छा हाँ, देखें यार, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। आजकल बच्चों को भी शौक है, और हमारे यहाँ जो यूथ है, ये आपको जिस तरह, देखो आप लोग साइकिल सीखी है कभी बचपन में चलाना? जी जी। अच्छा, साइकिल भी सीखी थी ना, और साइकिल में भी पहली दफ़ा गिरे थे, चोट लगी थी, जी जी, मगर जल्दी ज़ख्म भर गए, जी जी, फिर अगले दिन फिर साइकिल पे बैठे। अच्छा सोचें कि एक आदमी 55 साल की उम्र में साइकिल चलाना सीख रहा है, जी जी, वो गिरेगा तो चोट कितने अरसे में भरेगी? इट विल टेक टाइम। इट विल टेक टाइम। तो इन्वेस्टमेंट या सेविंग ये इसी तरह है जिस तरह हम बचपन में साइकिल चलाना सीखते हैं। मेरे नज़दीक ये एक लाइफ स्किल है। अब होता क्या है, ये मेरे जो यंगस्टर जो सुन रहे हो, देखो आप 20 साल के होते हो, 20 साल में होता क्या है, 20 साल में ना पैसा कम होता है, दुख ज़्यादा होते हैं, जवानी नई नई होती है, ठीक है, एम्बिशियस बहुत होते हैं। द बेस्ट थिंग उस वक्त पता है आपके हाथ में क्या होती है? वो होती है कि आपके पास टाइम बहुत होता है। आप 20 से 30, 30 से 40 की स्टेज पे आते हो ना, जब आप 40s में आते हो ना, 30s मिड 30s में आते हो, तो पैसा आना शुरू हो चुका होता है, दुख थोड़े से काबू में आ रहे होते हैं, शादी वादी हो जाती है, एक आध बच्चा होता है, फैमिली थोड़ी स्टेबल हो रही होती है, एंड देन यू स्टार्ट इंजॉइंग योर लाइफ। एंड बाय द टाइम यू क्रॉस 45 ना, तो बॉस होता है क्या है कि आपके पास पैसे वैसे आ चुके होते हैं, लेकिन आपको अचानक एहसास होता है कि यार टाइम कम हो रहा है लाइफ का, जो वर्किंग लाइफ है वो कम हो रही है। एंड देन सडनली यू रियलाइज़ कि जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो एक 45 साल का शख्स है, उसका बेटा कॉलेज जाने वाला होगा, यूनिवर्सिटी में खड़ा होगा, 5 years डाउन द रोड हो सकता है उसकी बेटी की शादी भी खड़ी हो, और जब वो मुड़ के अपनी सेविंग्स देखता है तो सबसे पहले वो देखता है बीवी की तरफ। ये कहता है यार मैंने किस खानदान में शादी कर ली, किसी अमीर घर में शादी करता, कुछ सब मेरे पैसे होते मेरे पास। फिर वो देखता है जाके कि फाइनेंस डिपार्टमेंट से पूछता है मेरा प्रोविडेंट फंड कितना है, वो कहते हैं सर आपका प्रोविडेंट फंड मिसाल के तौर पे 15-20 लाख रुपए है। फिर वो सोचता है अच्छा बीवी का जेवर कितना है, फिर वो पूछता है बहन भाइयों के पास कितने हैं। तो वो खैर जमा वमा करके पहली चीज़ जो हमारे यहाँ लोगों के जहन में आती है वो होती है प्लॉट ले लो ताकि बच्चों के लिए घर बना लें। बट इस सारे प्रोग्रेस में वो ये भूल रहा होता है कि उसके हाथ से जो चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट मिस हो रही है वो रही है टाइमिंग। आप 45-50 तक घर बनाते हो, बच्चों की शादी के लिए कुछ करते हो, बच्चे को पढ़ने के लिए बाहर भेज रहे हो या यहाँ पे हायर एजुकेशन दे रहे हो, एंड बाय द टाइम यू क्लोज अप ऑल दीज थिंग्स, और जब आप जेब देखते हो तो मेरा भाई राम राम सत्य है, काम ख़त्म। ये वो टाइम है जिसकी वजह से हमारे माशरे के अंदर सबसे ज़्यादा फाइनेंशियल स्कैम्स होते हैं। दिस थिंग मेक्स यू वल्नरेबल, और जब आप वल्नरेबल होते हो तो अचानक एक आदमी मार्केट में आता है और आके कहता है लाइक क्या है अगर मैं आपका 10 लाख 20 लाख कर दूं, और आप कहते हो यार टाइम तो कम है लेकिन अगर ये कर दो तो क्या है, और मैंने तो बड़ी हलाल की कमाई है, मेरे साथ तो कभी बुरा नहीं होगा, मैं तो कभी किसी का हक नहीं मारा। लेकिन वो तो मार सकता है ना, वो आपके 10 को 20 लेके घर चला गया। इसीलिए आप सुनते हैं हमारे माशरे में इतने स्कैम्स हो रहे हैं। सो जो प्राइमरीली आपके क्वेश्चन का आंसर है वो ये है कि क्योंकि हम बहुत लेट फाइनेंशियल प्लानिंग शुरू करते हैं, हम बहुत देर से सोचना शुरू करते हैं कि यार मेरे पास भी कोई बचत होनी चाहिए, कोई इन्वेस्टमेंट्स होनी चाहिए, इस वजह से ये सारे प्रॉब्लम्स खड़े होते हैं। और मेरे ख्याल में मुर्तज़ा भाई ये भी एक चीज़ है कि पीपल आर अफ्रेड ऑफ टेकिंग द रिस्क एज वेल, ठीक है। एक जो होता है ना कि यू नो कि इस पर्टिकुलर चीज़ से आप गिरेंगे ज़रूर, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है, लेकिन ऑब्वियसली आपकी चोट भरेगी, यू विल अंडरस्टैंड एंड यू विल, हाँ, एंड दैट्स वेयर द टाइम कम्स इन। द प्रॉब्लम इज़ दैट पहले तो पाकिस्तान में ना एवरीवन एक तो शरिया कंप्लाइंट इन्वेस्टमेंट ये वो, एंड दे डोंट अंडरस्टैंड कि शरिया कंप्लाइंट इज़ के देयर इज़ इक्वल रिस्क ऑफ मेकिंग मनी एंड इक्वल रिस्क ऑफ बेसिकली लूजिंग एज वेल, बट यू आर अफ्रेड ऑफ बेसिकली लूजिंग मनी एंड यू आर नॉट बेसिकली टेकिंग दैट पर्टिकुलर स्टेप कि आपको इन्वेस्ट करना भी चाहिए, ठीक है। ये तो मेन प्राइमरी रीज़न है, ठीक है। अब जिस तरह एजुकेशन है, फॉर एग्जाम्पल an engineer can take 4 years of his life to understand how they need to basically learn a skill and then go in the main practical life, और वो उसके ऊपर होता है कि यार डिग्री की होगी तो आप इसमें होगे। एक डॉक्टर को 5 साल के बाद 1-2 साल का हाउस जॉब करनी होती है टू अंडरस्टैंड कि यार डॉक्टर प्रैक्टिकल लाइफ में आपने करना है। इन्वेस्टमेंट और ये ऐसी चीज़ है यू अंडरस्टैंड कि यू जस्ट नीड मनी और मिरेकल हो जाएगा और क्या आपके पैसे बन जाएंगे। एग्जैक्टली। अच्छा ये रिस्क का जो वर्ड आपने यूज़ किया ना, इसमें मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग एक चीज़ बताता हूँ। देखो यार ये रिस्क है ना, ये क्या है, लॉस को रिस्क नहीं कहते, प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस को रिस्क कहते हैं। व्हाट कुड पॉसिबली गो रॉन्ग,
अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आप इसके साथ मेरे साथ आप एक क्वेश्चन आंसर करो आप मेरे साथ। देखो आपके पास है 100 रुपये हैं, या चलो एक मोस्ट कॉमन एग्जांपल लेते हैं, हम एक कॉमन एग्जांपल लेते हैं कि आप कमेटी डालते हैं, आपने 10,000 रुपये की कमेटी डाली लाइक, और हर महीने 10,000 देने हैं, कमेटी है 12 महीने की, तो 1 साल के बाद आपको कितने मिलेंगे? 1,20,000। थैंक यू। अच्छा, जनवरी में आपने कमेटी डाली 10,000 की, फिर फरवरी में डाली, फिर मार्च, अप्रैल, मई, दिसंबर में आपके पास कितने पैसे आएंगे? 1,08,000, 1,20,000, 1,20,000, सॉरी जी जी, क्योंकि हम आम आदमी के लिए बात करें ना। अच्छा, वो आम आदमी समझ रहे हैं मेरे पास 1,20,000 रुपये आ गए, एक्चुअली उसके पास कितने आए हैं? उसके पास इन्फ्लेशन की वजह से अच्छा, अब क्या हुआ कि 10% अगर इन्फ्लेशन थी तो यार 12,000 तो वो माइनस कर दो ना, तो आपके पास 1 साल के बाद 1,20,000 जो आपने दिए थे उसके बदले में 1,08,000 रुपये वापस आए हैं। पहला सवाल तो ये है, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं दूसरी चीज़ की तरफ, इसकी साइंस क्या है रिस्क की। मुझे एक चीज़ बताइए कि अगर वही 10,000 पर मंथ आपने किसी इन्वेस्टमेंट एवेन्यू में डाले होते, अभी हम किसी प्रोडक्ट को डिस्कस नहीं कर रहे, बट मिसाल देने के लिए कह रहा हूँ म्यूचुअल फंड में डाल लो, तो जब आप पहले महीने में 10,000 डालते हो, फिर दूसरे महीने डालते हो, फिर तीसरे महीने डालते हो, फिर चौथे, पाँचवें, आप 12 महीनों में 12 दफ़ा इन्वेस्टमेंट करते हो। अब एक सेंसिबल आदमी की हैसियत से मुझे बताओ कि आपको 1,20,000 रुपये की एक शॉट मारनी है या 10,000 की 12 शॉट्स मारनी है? बिल्कुल 12 मारो। देखो आपकी हर इन्वेस्टमेंट, ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट भी अगर डूब जाए, कि आपने एक डाली दूसरी डूब गई, एक डाली, तो भाई 12 में से 6 तो लगेंगी, 6 में से 4 तो लगेंगी। तो वो जो 1,20,000 का एक छक्का मारने की हम कोशिश करते हैं, तो हम 10,000 रुपये की 12 इन्वेस्टमेंट्स क्यों नहीं करते? ना, तो सही बात है, ताकि आपको वो चीज़ रिकवरी। तो ये जो रिस्क है ना, ये जो लॉस का रिस्क है, वो बेसिकली हमारे यहाँ है ही इसलिए कि हम पहले इंतजार करते हैं कि इतना पैसा जमा हो जाए, जैसे ही जमा हुआ ना उसके साथ एक फियर फैक्टर भी बड़ा हो गया, अभी खर्च करने का दिल नहीं कर रहा, वो बड़ी मेहनत से जमा हुआ है, और फिर उसके बाद जब हम किसी अरे गहरे को पकड़ा देते हैं तो वो फिर लाज़मी बात है वो एक ही छक्का या आर या पार है। तो सेंसिबल अप्रोच ये है कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट को छोटी छोटी डिनोमिनेशंस में रखें और ओवर द पीरियड ऑफ 5 ईयर्स 10 ईयर्स करते जाएं। इसके ऊपर जब कंपाउंडिंग का इफेक्ट ऐड होगा तो आप देखेंगे कि ये इन्वेस्टमेंट्स आपको वो रिटर्न देंगी कि जो आपको अचानक बड़े होकर ख्याल आएगा यार ये मैंने पहले क्यों नहीं शुरू कर दी थी। जितना लेट करते जाओगे उतना देर से ख्याल आएगा। सो वो जो 20 साल की उम्र है ना, 22 साल की, जिसमें हमारा बच्चा सोच रहा होता है अभी तो मैं पढ़ूंगा, तो फिर जॉब करूंगा, फिर शादी करूंगा, फिर पैसे जमा होंगे, फिर कुछ करूंगा, वो तब तक आप 35-40 टच कर रहे हो। सो इसलिए रिस्क को कभी मत घबराओ। रिस्क बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह साइकिल का पैडल स्लिप हो जाता है, एक स्लिप होगा दूसरा चल पड़ेगा, तीसरा चौथा, और जब 30-40 तक पहुंचोगे एक्सपर्ट हो चुके होगे, पूछने की भी ज़रूरत नहीं होगी कहाँ पैसा डालूं। और आई थिंक जब आप अर्ली 20s में होते हैं आप पे ऑलरेडी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कम होती हैं, सो दैट मीन्स दैट यू कैन टेक रिस्क। आप पे क्योंकि एक्सपेक्टेशन कम है, और आप एक्सपेक्टेशन कम होने की वजह से वो लिवरेज कर सकते हो कि आप लॉन्ग टर्म की खेल सकते हो। ठीक है, मैं अभी प्लेटफॉर्म जब बना रहा था तो दी वन ऑफ द थिंग विच बेसिकली क्लिक्ड एंड ब्लू माई माइंड वॉज बेसिकली व्हेन यू होल्ड ए गुड कंपनी फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, you can even get more money than you are getting in your primary income as a salary. Yes. कि आप जिस तरह 1 लाख रुपए की यूनिलीवर की इन्वेस्टमेंट आज 3.5 करोड़ रुपए की बन गई है, 50,000 रुपए की ये नेशनल फूड के, और ये पाकिस्तान की वो कंपनीज है जो कि हम हर रोज़ घर में यूज़ कर रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट की बात तो नहीं कर रहे हैं ना, हम माइक्रोसॉफ्ट की बात में। और अब सबसे प्रॉब्लम अभी कमेंट्स में भी ये आएगा कि सर यहाँ से बैठ के हम बाहर कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं जब पे डॉलर इतना ऊपर चला गया है, ऑब्वियसली रीड का रेट इतना नहीं है जिस तरह है। तो पीपल नीड टू अंडरस्टैंड दीज आर ऑल द बिजनेसेस जो कि हमारे आज हम जिनसे बेसिकली डेली बेसिस पे ट्रांजेक्शन्स भी कर रहे हैं, वो ऑब्वियसली आप जिस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो, या आपने फॉर एग्जांपल नेशनल फूड की सवैयाँ लेकर घर आ गए तो नेशनल फूड की बुक्स में आ गया कि भाई सेल्स कर ली हमने, तो ये हमारी प्रॉफिटेबिलिटी में आ गया। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इवन आप गैस का बिल भी दे रहे हो तो किसी ना किसी के पास तो एज ए प्रॉफिट में आ रहा है ना। Exactly. आप किसी का पावर यूज़ कर रहे हो, बिजली का बिल दे रहे हो, जैसे बिजली की आज बहुत ज़्यादा है, और आप मैं तो हैरान होता हूँ कि जैसे मैंने 2-3 पावर कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट किया एंड दे हैव बेसिकली गिवन मी 70-80% ऑफ माय इन्वेस्टमेंट एज ए डिविडेंड। तो बिजली का बिल ज़्यादा नहीं लग रहा होगा ना? और बिजली का बिल क्या मेरे तो पता नहीं जितनी ग्रॉसरी या पेट्रोल का खर्चा है उसी में से निकल जाते हैं। ऑब्वियसली यू नीड टू प्लान इन ए बेसिकली। वो मुझे तो कमेटी से याद आया, मैंने ना अभी 6-7 साल पहले जब मैं कंपनी में होता था तो आई बेसिकली अप्लाइड फॉर ऑस्ट्रेलिया PR ना। तो अब ऑब्वियसली PR में विद वाइफ के साथ जो थी अच्छी खासी कॉस्ट थी,
सो व्हाट वी डिड कि हमने ना ऑफिस के अंदर 12 बंदों की कमेटी डाली। अच्छा, क्योंकि मैं इंटरनेशनल एक असाइनमेंट के अंदर था, तो लकीली हुआ क्या कि मेरी 12वीं नंबर की थी, जो ऑफिस में बैठे हुए थे वो पहले 11 नंबर पे थे, 12वीं थी। अच्छा, फिर मैंने देखा यार कि ये 12वीं तो दूर है, तो मैंने कहा यार नहीं यार, मुझे तो पहले चाहिए, क्योंकि मैंने तो PR के लिए अप्लाई किया, मुझे तो कॉस्ट पूरी करनी है। सो व्हाट आई डिड कि मैंने ना सबसे पहले ना दूसरे या पहले नंबर वाले को कहा, वो कहा जी पहली और 12वीं मैं पागल हूँ, मैं आखिर में लेके जाऊँगा, किसी और से पूछो। अच्छा, वहाँ पे मुझे एक साइकी समझ आई ना कि पीपल आर अफ्रेड ऑफ बेसिकली सेविंग मनी। दे नीड टू पुट दैट मनी इन सम प्लेस जहाँ पे उनकी एक्सेसिबिलिटी ना हो, एंड कमेटी इज़ द सेफेस्ट वे। और दे कीप देयर कमेटी लास्ट, ताकि साल बाद जो मैं पैसे बचा नहीं रहा, तो मैं जब इनको दे देता हूँ तो मैंने तो लेने नहीं है, मैं बैंक में रखूँगा तो कहीं ना कहीं मैं यूज़ कर लूँगा। मैं क्या किया, मैं छठे वाले के पास गया, उसने कहा यार मसले ही कोई नहीं। अब छठे से तीसरा वाला थोड़ा दूर था, मैंने तीसरे वाले को कहा यार ये देख, पहले वाले को कहा यार देख एक ही रह गया, अगर मेरा PR आ गया ना तो मुझे पैसे देना होगा था, मेरा PR आ गया और मैं पहले पे आ गया। सो अब तो मैं देख रहा हूँ एप्लीकेशंस है विच आर बेसिकली चार्जिंग यू मनी फॉर बेसिकली एक कमेटी रखने के लिए भी आपको पैसे भरने पड़ेंगे, एंड दे आर बेसिकली टेकिंग देयर सेविंग्स फ्रॉम दिस पर्टिकुलर थिंग कि पीपल कैन नॉट सेव मनी, सो बिल्ड सम सॉर्ट ऑफ एप्लीकेशन जहाँ पे वो सिर्फ सेव करके भी पैसे कमा सकते हैं। सही है ना। अब देखो, आप ये रिस्क की बात कर रहे थे ना, देखो रिस्क होता है चांस, लॉस होता है श्योरिटी। जी, आपके पास 100 रुपये आ जाए, 1 साल के बाद ये कितना होगा महंगाई की वजह से? हाँ, कम हो जाएगा, 90 रुपये हो जाएगा, 10% के हिसाब से लगाया कि 100 रुपये आ जाए, इसकी परचेसिंग पावर कम हो जाएगी। ये श्योर शॉर्ट लॉस है या चांस है? ये श्योर शॉर्ट लॉस है, श्योर शॉर्ट लॉस है, ठीक है ना। तो ये नहीं है कि महंगाई को रिस्क है, महंगाई एक श्योर शॉर्ट लॉस है। उसकी कंपैरिजन में आपके पास इन्वेस्टमेंट एक ऐसी अपॉर्चुनिटी होती है जो आपको एक मौका देती है कि यार उस लॉस को रिकवर करो। तो कोई भी सेंसिबल आदमी श्योर शॉट लॉस लेना चाहेगा या चांस लेना चाहेगा उस लॉस को बचाने के लिए। आई थिंक मेरे ख्याल जो भी सुन रहे हो, क्या यार मैं चांस तो जरूर लूंगा अगर मेरा लॉस बच सकता है तो। और आई थिंक एक और प्रॉब्लम है ना पाकिस्तान, पीपल आर नॉट बेसिकली, यानी कि वो एफर्ट ही नहीं करना चाहते। अगर आप उनको कहें ना यार ये चीज़ अच्छी है, 4-6 वीक्स में ना इसको समझ के वो कर लो, नहीं यार उसको छोड़ो, मुझे बताओ करना कहाँ चाहिए, ये मेरे पास पैसे हैं। दे कैन नॉट बेसिकली इन्वेस्ट देयर टाइम टू अंडरस्टैंड कि ये चीज़ होती क्या है, बट दे डू हैव मनी। और जब मनी लगाते हैं फिर वो 6 हफ्ते बाद जब वो 10% नीचे होती है तो वो घबराहट में बेच देते हैं। लाइक फिर प्रॉब्लम फिर वही आ जाएगी कि अगर आप अपना देखो पैसा आपका, लाइक आप ख्याल नहीं करोगे ना, मार्केट में कोई ख्याल नहीं करेगा। बिल्कुल सही बात है। आप जब अपने आप को खुद ही वल्नरेबल कर देते हो ना, तो मार्केट में तो भेड़िए बैठे हैं। मेक योरसेल्फ अ शीप एंड द वुल्फ इज देयर। तो आप क्यों भेड़ बकरियों की तरह जा रहे हो? आपकी हार्ड एंड मनी है भाई। हमारे तो प्रोजेक्ट का नाम ही जमा पूंजी है कि, और उसकी हमने टैगलाइन भी रखी है सरमायाकारी समझदारी के साथ। मतलब आप सरमायाकारी कीजिए, समझदारी अप्लाई कीजिए, थोड़ा टाइम लगाइए, डिफरेंट चैनल्स से सीखिए, और कोई वजह नहीं है कि आप पैसा ना कमा सकें। पेशेंस भी नहीं है सर आजकल। हाँ, ये भी एक इशू है। एंड दे नीड टू बेसिकली बिकम रिच ओवरनाइट, कि आज डालें सुबह कितने पैसे मिलेंगे। 10 साल तक की इन्वेस्टमेंट आप कह रहे हैं, 10 साल किसने ज़िंदा रहना है? मुझे 18 साल हो गए जॉब करते हुए, और मैं 18 साल पहले सोचते थे 20 साल की इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं आप? वो पता आप कैसे कर सकते हो? देखो मैं अक्सर लोगों से बात करता हूँ, उनको बताता हूँ आपकी शादी हुई, नया नया बच्चा हुआ, 1 साल का 2 साल का है। अल्लाह ताला सबके बच्चों को लंबी ज़िंदगी सेहत दे। 2 साल की अगर बेटी है तो आपको नज़र आ रहा है 18 साल के बाद 20 साल की होगी। 2 साल का बेटा है तो 18 साल के बाद 20 साल का होगा, यूनिवर्सिटी कॉलेज जा रहा होगा या शादी की उम्र को पहुंच रहा होगा। नज़र आ रहा है ना? तो अगर आप आज, मुझे कह रहे हो ना 10 साल कौन इन्वेस्ट करे, अगर आप आज अपने बेटे बेटी के नाम से कुछ इन्वेस्टमेंट शुरू करते हो तो इमेजिन साथ साथ आपका बच्चा बड़ा हो रहा है, साथ साथ उसकी इन्वेस्टमेंट बड़ी हो रही है, और बाय द टाइम उसकी आपने पढ़ने के लिए बाहर भेजना है, उसकी शादी करनी है, तो आपको कोई चीज़ बेचने की ज़रूरत नहीं है। जो उसकी इन्वेस्टमेंट्स हैं उनको मैच्योर करो और उसको जो ज़िंदगी के मकासद हैं पूरे करो। हाँ, और मेरे ख्याल में आई थिंक ये जो लॉजिक है ना कि यू नीड टू बेसिकली किसी पर्पस के लिए आप कर रहे हैं, दिस पर्पस को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल मैंने देखा है कि होता क्या है ना, जब आपने 4 कंपनीज में इन्वेस्ट भी किया होता है, 4 में से 2 कंपनी प्रॉफिट में, 2 लॉस में है, आप सबसे पहले पता है किसको सेल करेंगे? जो प्रॉफिट में है। आप किसमें लॉन्ग टर्म होल्ड करके रखेंगे? जो लॉस के अंदर है। और रीज़न क्या है कि क्योंकि हमारा पर्पस नहीं होता ना, हम तो कहते हैं लाख का 1.25 हो गया, निकलने वाली करो, ठीक है, और 1.25 से जो ही 1-2 पे चला गया, निकलने वाली करो। जब आपको ये पता है यार ये मेरे बच्चों की इन्वेस्टमेंट है या ये इस पर्पस के लिए, बच्चों से जोड़ दो ना उसको। हाँ, जोड़ दुनिया का आसान तरीन काम है। हाँ, इन्वेस्टमेंट को पाकिस्तान में अगर सिक्योर होना है ना, तो हमें इस इन्वेस्टमेंट को बच्चों के साथ जोड़ना पड़ेगा जी, कि अगर बच्चा बड़ा हो रहा है तो उसकी इन्वेस्टमेंट बड़ी होनी चाहिए। अदरवाइज मैंने पाकिस्तान में लोगों को इसको कभी वो जो आप बात कर रहे हो ना 10 साल, उनको सोच कर ही कुछ होने लगता है।
लेकिन वो कभी ये नहीं सोचते कि यार ये 10 साल में इनका बच्चा कहाँ खड़ा होगा। मैं वैसे सर्च में हूँ कौन बंदा है जो कि 10 साल से कोई होल्डिंग करके बैठा है। मैं अभी अपनी पर्सनल प्राइम एग्जांपल बना रहा हूँ। एक कंपनी मैंने पकड़ी है, 3.25 साल हो गए हैं मुझे। गुड। मैं 5 साल के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा कि इस 5 साल में मुझे इसने क्या बेनिफिट दिया और क्या किया। मैंने वैसे ये पहले भी 2-3 दफ़ा बताया। सो व्हेन आई वाज बेसिकली वर्किंग ऑन दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट, सो आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी कि यार मैं अपनी गाड़ी ले लेता हूँ, ठीक है। सो मैंने क्या किया, गाड़ी लेने के लिए जितनी मेरे पास कैपिटल था ना, तो मैंने जोड़े ही इसीलिए कि इससे पूरी गाड़ी लूँगा, मैं लीज पे नहीं लूँगा या इस्लामिक बैंकिंग के आउटराइट परचेज करूँगा। हाँ, तो when the time came before कोविड का बिल्कुल आइडिया नहीं था। सो मैं पहले 6-7 लाख रुपया शॉर्ट था, लेकिन मैं इन्वेस्ट करके ना 6-7 लाख का मैंने कवर अप कर लिया था। आई वॉज टोटली श्योर कि मैंने ये सेल करके सिक्योरिटीज़ जो स्टॉक की इन्वेस्टमेंट है इसको मैं सेल करके गाड़ी लूँगा। लेकिन सिंस थोड़ा सा मैंने एजुकेशन और ये प्लेटफॉर्म बिल्डिंग उस पर काम स्टार्ट कर दिया था, आई रियलाइज़ कि यार ये तो मेरी इन्वेस्टमेंट बड़ी अच्छे टाइम पे मैंने बड़ी अच्छी कंपनी में की हुई है। व्हाई आई शुड बेसिकली सेल दिस पर्टिकुलर थिंग वेयर आई एम ऑलरेडी वर्किंग ऑन ए हाई रिस्क सॉर्ट ऑफ बिल्डिंग ए स्टार्टअप, कि कल को मुझे जब पैसे चाहिए होंगे तो बैंक तो नहीं देगा मुझे पैसे। तो मैंने क्या किया, मैंने उसकी 20% की विड्रॉ की, 80% को इन्वेस्टेड रखा, 20% मैंने बैंक को दिया, और 20% के बाद मैंने कहा यार ये गाड़ी मैं ले रहा हूँ और ये इन्वेस्टमेंट ना मैं इन्वेस्टेड रख रहा हूँ। अच्छा, इसके बाद कोविड आ गया तो गाड़ी की पैसे चले गए, गाड़ी मिली नहीं मुझे। मार्च में डिलीवरी थी, उन्होंने कहा जी बंद हो गया, अभी तो बाद में देखेंगे। ऑन टॉप ऑफ इट जो मेरी इन्वेस्टमेंट थी वो डाउन होगी। द ओनली थिंग विच बेसिकली केप्ट मी इन हाँ वॉज माई एजुकेशन, द फाइनेंशियल एजुकेशन, कि मुझे ये पता था कि यार ये मेरी इन्वेस्टमेंट बेशक कुछ भी हो जाए ना, इट इज़ नॉट गोइंग एनीवेयर। यू बुक योर लॉसेज व्हेन यू सेल दैट पर्टिकुलर थिंग। इफ़ यू आर इन्वेस्टेड, यू डोंट बुक एनीथिंग, यू आर स्टिल इन द गेम एज वेल। जो वो 34 रुपये का जो मैं कंपनी भी, सॉरी ये फाइनेंशियल एडवाइस तो नहीं है, लेकिन मैं कंपनी भी मैंने पब्लिक की हुई है। तो वो जब मैंने ली थी वो 40 की अराउंड थी, जब कोविड आया वो 36 के अराउंड थी, एंड दी वीक बाय वीक 36 से 32, 32 से 27, 27 से 24, 24 से 21 पे मैंने कहा यार ये अभी तो मैंने फॉर एग्जाम्पल 5,000 शेयर अगर 1.5 लाख रुपए के लिए थे, ये तो लाख रुपए 50% डिस्काउंट पे आ गए। तो आई बेसिकली बॉट मोर शेयर्स। वो फिर एक हफ्ते बाद 16 पे आ गए। 16 पे मैंने कहा ये तो मैंने 1 लाख रुपए के लिए थे, ये तो 80,000 रुपये के हो गए, 20% और डिस्काउंट, आई बॉट मोर। वही दिन था जब उसने रिवर्सल लिया, और रिवर्सल ऐसा लिया कि वो विद इन 2 वीक्स दोबारा 34 पे आ गए, और नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ चुके थे। और नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ चुके थे। मेरी रिकवरी सारी हो चुकी थी। जून के अंदर मुझे गाड़ी मिल चुकी थी। जब मुझे गाड़ी मिल रही थी तब वो 55 का शेयर था। और मैं अब यकीन करें, पीपल आस्क मी कि हाउ वी बिल्ड दिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म। वी बिल्ड बेस्ड ऑन द इंटेलिजेंस विच वी गॉट फ्रॉम द प्लेटफॉर्म एंड द विल पावर वी रिसीव्ड कि नहीं यार ये सही है, क्योंकि दिस इज़ द डेटा एंड द कंपनी इटसेल्फ इज शोइंग कि यहाँ से पैसे बन रहे हैं। राइट अप्रोच। मज़े की बात कि देयर वाज अ टाइम व्हेन आई नीड टू पे द सैलरी, व्हेन आई नीड टू पे द रेंटल। सो व्हाट आई डिड कि यार 70 रुपये का शेयर है, 5,000 शेयर सेल कर दो। अच्छा 85 का शेयर है, 3,000 सेल कर दो। अच्छा अभी हमने ये इम्प्लीमेंट करना है, 2 बंदे हायर करने हैं, 10,000 शेयर सेल कर दो। आप यकीन करें कि वो जो कंपनी के शेयर मैंने एक कंपनी के अगेंस्ट एसेट में की जगह मैंने उसमें ली थी, अगर मैं पीक पे बेचता ना तो मैं उस तरह की 5 गाड़ियाँ ले सकता था बाय जस्ट इन्वेस्टिंग इन एसेट एंड कीपिंग इन कैश। लेकिन अभी भी मैंने उसी कंपनी को एज ए होल्ड किया हुआ है, जिस तरह हम पहले बात कर रहे थे कि लॉन्ग टर्म के ऊपर। अब मैंने क्या किया है, इफ़ आई डोंट नीड दैट पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट, दैट इज़ द इन्वेस्टमेंट विच इज़ फॉर माई किड्स। कि कल को जिस तरह हालात चेंज हो रहे हैं 15-16 साल बाद, जब मेरे बच्चों की इंशाल्लाह एजुकेशन इस टाइम पे होगी, सो दिस माइट बी द इन्वेस्टमेंट विच विल बेसिकली गेट ऑफ द बर्डन ऑफ फ्रॉम माई बैक, कि मैं अभी भी एक हाई रिस्क एक स्टार्टअप पे काम कर सकता हूँ बिकॉज के। अब मुर्तज़ा भाई, $1 मिलियन क्वेश्चन है ना, हाउ टू गेट रिच, इसके ऊपर आपका क्या कुछ? हाँ यार, रिच कैसे होना है? अच्छा देखो, रिच होना ना हर आदमी को ना अमीर होने का शौक है। कोई है ऐसा वैसे जिसको नहीं है शौक? मेरा तो नहीं ख्याल कोई है ना? है ना? तो अब रिच होने का देखो 2 तरीके हैं। सही, मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, सही 2 तरीके हैं। एक तरीका है बॉस इनकम डबल करो। देखो ये कम्युनिकेशन की दुनिया है, डेटा की दुनिया है। आपको गाना बजाना आता है, आपको खाना पकाना आता है, आपको सिलाई कढ़ाई आती है, आपको कुछ भी करना आता है, आपको उसका बायर अब नेट पे मिल जाता है। कुछ भी कर सकते हो। टिकटॉकर्स की मिसाल देख लो, मैं उनको एग्जांपल नहीं बना रहा, बट सिर्फ ये कह रहा हूँ कि देखो दुनिया इतनी फैल चुकी है, इतनी छोटी हो चुकी है कई मानों में, कि हर चीज़ का बायर है। फाइंड समथिंग जो कि आप बेच सकते हो, उसकी बनाओ। ट्राई टू फाइंड एन ऑल्टरनेट स्ट्रीम ऑफ इनकम फॉर योर सेल्फ।
व्हाटएवर यू लाइक, पहली। और इवन गेट स्किल्ड एंड गेट स्किल्ड इफ यू आर इनटू यू नो वेरी एजुकेशन, और आप थोड़ा सा टेम्परामेंट रखते हो तो एजुकेशन हासिल करो, उसको पढ़ाओ, बेचो, एक चीज़ तो इनकम बढ़ाओ अपनी, ये हुआ। दूसरी चीज़, वॉलेट है आपके पास, इसको ताला लगाओ। अब इसको ताला कैसे लगेगा? अब मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ यार इसको ताला लगाओ, वो कहते हैं सर हो ही नहीं सकता। इसका सिर्फ एक तरीका है। इसका तरीका ये है मेरे दोस्त कि आपकी तनख्वाह, आप ग्रेजुएशन करके निकले, MBA किया, BBA किया, जो भी आपने नौकरी, पहली नौकरी लगी आपकी, मिसाल के तौर पे 10,000 रुपये की, तो आपकी कितनी सैलरी है? कितनी सैलरी है आपकी? 100K। नहीं, मैं वैसे बोल रहा हूँ, आप ग्रेजुएट हो, फ्रेश, 100K 100K लगी तो आपकी, स्टार्टिंग आपकी 100K लगी। आपकी सैलरी 100K नहीं है, आपकी सैलरी है 80K। ये पहले दिन से अपना असूल बना लो। जितनी आमदनी तुम्हारी बुक हुई है, घर वालों को भी, सबको पता होना चाहिए कि तुम्हारी सैलरी का ऊपर का टॉप 20% तुम्हारे पास नहीं है। दैट इज़ द ओनली वे। अपनी बजटिंग 80,000 के अंदर करो। ये सोचो ही नहीं कि तुम्हारी तनख्वाह 1 लाख है। कल को तुम तरक्की करके 10 लाख कमाओगे, तो जब दिन 10 लाख कमाओगे उस दिन आपकी लाइक सैलरी कितनी होगी? 800K। 8 लाख। आप 10 करोड़ कमाओगे तो कितनी होगी? 8 करोड़। 8 करोड़। ये फॉर्मूला कहीं रुकेगा नहीं, ये बात ध्यान में रखना। तो रिच होने के तो ये 2 तरीके। अच्छा, एक होता है रिच और एक होता है सुपर रिच। वो फिल्थी रिच नहीं होता, वो जैसे हमारे यहाँ कहते हैं ना, वो देखो वावा नोट ने, वावा पैसे जिसके पास होते हैं। तो हमारे यहाँ वैसे फिल्थी रिच कौन होता है अमूमन? एनी आइडिया? वही जो बेसिकली हमें तो यही लगता है ना कि जो वाह, हमें लगता है, हमें वैसे ऐसे, मैं ऐसा होना लाइटर नोट कह रहा हूँ, बट हमारे यहाँ ज्यादा अमीर आदमी हो जाए ना तो हमें लगता है लाजमी 2 नंबर होगा। हाँ सही बात। पाकिस्तान में तो वैसे ही यार इन्हें कोई 2 नंबरी जरूर मारी है जी, कि होता। कहने का मतलब ये भाई, सुपर रिच भी सही तरीके से हुआ जा सकता है। देखो, सुपर रिच होने का तरीका ये है कि अगर आप एक स्मार्ट आदमी हो, हार्ड वर्कर आदमी हो, तो आप काम करके पैसा कमाओगे। एक रिच में और सुपर रिच में फ़र्क ये होता है कि सिर्फ रिच आदमी पैसे के लिए काम करता है, सुपर रिच आदमी का पैसा उसके लिए काम करता है। राइट? आपने कुछ पैसे कमाए, वो बैंक में पड़े सो क्यों रहे? उसको काम करना चाहिए। पैसा काम करेगा, वो भी कुछ अर्न करेगा, आप काम करोगे, आप भी कुछ अर्न करोगे, और जब आप दोनों अर्न करोगे तो आप सुपर रिच हो जाओगे। और ये जो मैं कहता हूँ ना कि पैसा काम करेगा, इसकी आसान ज़बान में डेफिनेशन है इन्वेस्टमेंट। राइट? अपने पैसे को काम पे लगाना सीखो कि यार मेरे पास 1,000 रुपये और 10,000 रुपये पड़े हैं, लाख रुपया पड़ा है, इसको कहीं काम पे लगाओ, घर क्यों बैठा है ये? जिस तरह बच्चा जवान हो जाए उसे कहते हैं ना जा कोई काम कर। तो अगर आपके पास लाख रुपया पड़ा है, 2 लाख पड़े हैं, तो उसको किसी चीज़ में डालो ताकि वो काम करे। और जब वो काम करना शुरू करेगा ना, तो जिस तरह आपने अपनी एग्जांपल दी, तो आपके पास जो पैसा आया टॉपअप, वो आपके पैसे ने आपको कमा के दिया। तो अब आप सुपर रिच कैटेगरी में जा सकते हो जायज़ तरीके से। तो ये मैं बार बार वर्ड जायज़ का यूज़ कर रहा हूँ कि हमारे माशरे में वल्नरेबिलिटी ज़्यादा होती हैं। किसी पॉन्जी स्कीम में नहीं चले जाना, किसी डबल शाह के पास नहीं चले जाना, किसी 2 नंबर काम में नहीं पड़ना। और मैं 2 नंबर की भी लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ये कोई बहुत बड़ा फ़लसफ़ा नहीं है। जब हम छोटे थे तो हमें लगता था जो बात हम अम्मी को बता सकते हैं वो ठीक होती है, तो जो अम्मी को नहीं बता सकते वो ठीक नहीं होती। तो ये नहीं कहना अम्मी आपको हज कराया, मैं डाका मार के आया हूँ, आए हज करने चले। तो सही और जायज़ तरीका, डबल योर इनकम, इंक्रीज योर सेविंग्स, एंड नंबर 3, मेक योर मनी वर्क फॉर यू। पैसे को काम पे नहीं लगाओगे, सारी ज़िंदगी काम करते रहोगे, रिच रहोगे, सुपर रिच कभी नहीं होगा। बिल्कुल सही। और आई वाज जस्ट एक वो स्टडी में देख रहा था, द CEO ऑफ कोका कोला बेसिकली जो उसकी पर एनम की सैलरी थी, उससे कोई 100x पे वॉरेन बुफे की रिटर्न्स था कोका कोला के अंदर ही। सो द पर्सन हु इज़ वर्किंग फॉर द कंपनी इज़ बेसिकली मेकिंग मोर मनी फॉर द इन्वेस्टर हु इज़ इन्वेस्टेड फॉर अ लॉन्ग टर्म इन दैट पर्टिकुलर कंपनी। ट्रू। नेटफ्लिक्स का आजकल चल रहा है कि अगर आप देखो ना, हमारे यहाँ नेटफ्लिक्स की चलो एग्जांपल छोड़ दो, लोकल एग्जांपल ले लेते हैं। अभी जब ये एनर्जी क्राइसिस कुछ अर्सा पहले भी बहुत आया था, तो घरों में यूपीएस लगे। अब यूपीएस लगे तो यूपीएस में क्या चीज़ सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है? बैटरी। पहले बैटरी जो थी वो लगती थी गाड़ियों के अंदर, अब लगने लगी घरों के अंदर। तो सबको नज़र आ रहा है कि भाई बैटरी की कंजम्पशन जो है वो बढ़ रही है, खप रही है, इस्तेमाल भी हो रही है। तो अगर किसी बैटरी वाली कंपनी के शेयर में उठा लेता, तो भाई लाइट जाए भी तो गर्मी ज़्यादा नहीं लगेगी, क्योंकि आपको आप ही की बैटरी की एक शेयर्स इन्वेस्टेड है, और वो जितनी बिकेगी उतने आपका डिविडेंड आएगा, उतना कैपिटल गेन आपका बढ़ेगा। आप ऑलपर्स का दूध पीते हो भाई, ऑलपर्स के अंदर इन्वेस्ट भी कर सकते हो। मैं कंपनी का नाम ले रहा हूँ, प्रोडक्ट में कह रहा हूँ ताकि कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस ना बन जाए। तो सोचो जो ऑलपर बेचेगा, तो उसकी जब आप शेयर होल्डिंग ले लेते हो ना, तो यू गेट इनटू ओनरशिप। फिर आपको उसके प्रॉफिट का पार्ट बनना होता है, और उसका जो मज़ा है वो दुनिया की किसी चीज़ को बीट नहीं करता।
नहीं सही बात है। आपके सारे दुख फाइनेंशियल जो है ना वो ओनरशिप के अंदर छुपे हुए एंड देयर इज अ होल टीम हु इज बेसिकली वर्किंग फॉर यू बिकॉज एंड फॉर यू दैट्स द बेस्ट पार्ट। अभी हाँ। आप किसी को बोल रहे हैं 10,000 रुपये में मैं प्रैक्टिकली ऐसे मजाक देखो, अगर आप बोलो ना मैं ये किसी कोका कोला के सीईओ को हायर कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, कोका कोला के शेयर खरीद लें। कोका-कोला के जब शेयर आप कोका कोला के शेयर खरीदेंगे, चाहे 2 शेयर खरीदें, हाँ। आप शेयर होल्डर हैं, वो एम्प्लॉई है। और नहीं, पाकिस्तान में एक ये परसेप्शन भी है ना कि फॉर एग्जांपल अगर आपकी 50,000 की इन्वेस्टमेंट थी या 50,000 की आपकी सैलरी है या लाख रुपए की सैलरी है, 25,000 रुपये का बिल आया आपका बिजली का, 20,000 रुपये आपने पेट्रोल पे लगाया, 10,000 की आपकी इन्वेस्टमेंट थी। अच्छा, ना आपको 25 पे तकलीफ़ है ना आपको 20 पे तकलीफ़ है, 10 अगर 7 होगी ना आपको बहुत तकलीफ बहुत होगी दुख होगा कि यार ये 3 हो गया, क्या हो गया। कभी आपको ये नहीं आएगा यार बिजली कम करके 3,000 रिकवर कर दूं, कभी आपको ये नहीं होगा पेट्रोल कम यूज़ कर लूं, लेकिन आपको हमेशा ये दुख चुपता रहेगा। दैट गोज इनटू द साइकी एज वेल। That's the people, 95% of the people always lose money because they come with a short-term vision. They try to make money overnight and then they try and they fail and then they say कि यार स्टॉक मार्केट इज समथिंग, यहाँ पे पैसे कभी बनते ही नहीं, और इन्वेस्टमेंट इज समथिंग। अच्छा देखो, हमारा एससीसीपी का पर्पस भी ये है, हम चाहते हैं कि ग्रास रूट लेवल पे, स्टूडेंट लेवल पे लोगों को पता हो कि यार इन्वेस्टमेंट्स की बेसिक्स क्या होती हैं। एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जो बुक्स में लिखी हैं कि जो अमेरिका में क्या होता है, आई एम टॉकिंग अबाउट कि यार यहाँ क्या हो रहा है। देखो, बहुत सारी एग्जांपल्स पाकिस्तान में सक्सेस की हैं, लोगों को मैं जानता हूँ अपने ज़ाती एक्सपीरियंस में जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को बड़ा अच्छा प्लान किया। उनके जो भी उनके महदूद ज़राए थे उसमें उन्होंने कुछ अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग की, कुछ उन्होंने हेल्थ के लिए इंश्योरेंस प्लानिंग की, कुछ उन्होंने अपने कैश फ्लोज को मैनेज करने के लिए इन्वेस्टमेंट्स की। तो उस सेंसिबल मैनेजमेंट से उन्होंने अपने जो 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 फाइनेंशियल दुख थे उनको कम कर लिया, उनकी फाइनेंशियल वल्नरेबिलिटीज़ को कम कर लिया। द ओनली डिफरेंस वॉज कि उन्होंने सीखा और अमल किया। जिन्होंने नहीं सीखा वो अल्टीमेटली वही जो मैं आपको मिसाल दे चुका हूँ कि 40-45 के होते हैं तो अचानक ही झटका लगता है कि यार ये क्या हो गया, ये बच्चे इतने बड़े कैसे हो गए अचानक। वो भाई वो तो पिछले 18 साल से बड़े हो रहे हैं, आपने आज ज़रा मुड़ के अब देखा है। तो ये चीज़ अगर हमारे कल्चर में आए, जो कि मैं समझता हूँ कि अब आ रही है, फाइनेंशियल लिटरेसी इंपॉर्टेंट होती जा रही है, इसको करिकुलम का पार्ट होना चाहिए, और इसको इसके कोर्सेज, जिस तरह हम लोग कुकिंग के कोर्सेज लेते हैं, इस तरह फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कोर्सेज होने चाहिए। मैं अगर आपसे पूछूं कि आप अपनी यूनिवर्सिटीज़ में मालूम कीजिए, कैश फ्लो बनाना सिखाते हैं सबको, बैलेंस शीट बनाना सिखाते हैं, ये मैं फाइनेंस की बात, इनकम स्टेटमेंट सिखाते हैं, इन्वेस्टमेंट करना नहीं सिखाते। अच्छा चले, मैं 1 मिनट के लिए ये भी मान लेता हूँ कि इन्वेस्टमेंट और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का कोर्स होता है, चले यूनिवर्सिटीज़ में वो भी पढ़ाया जाता है, एग्रीड। मेरा एक छोटा सवाल, आप एक अच्छी इनकम स्टेटमेंट बना सकते हो कंपनी के लिए, एक बैलेंस शीट प्रिपेयर कर सकते हो कंपनी के लिए, आप कैश फ्लो प्रिपेयर कर सकते हो कंपनी के लिए, अपनी बना सकते हो एज ए पर्सनल अपनी फाइनेंस के ऊपर। देखो, आप फाइनेंस के ग्रेजुएट हो गए, आपने बड़ा पढ़ लिख लिया और आपको पता लग गया कि अच्छा भाई बैलेंस शीट ये होती है और ये रेशो होती है और फलानी रेशो होती है, एग्रीड, ऑल गुड, अपनी बना सकते हो। ये एक सिस्टम में बड़ी ज़रूरी चीज़ है जो कि मिसिंग लिंक है। यार हमें पर्सनल फाइनेंस क्यों नहीं सिखाया जाता? यार मेरा कैश फ्लो कैसे मैनेज होगा, मेरी इनकम स्टेटमेंट क्या होगी, मेरी नेटवर्थ क्या होगी, मेरी बैलेंस शीट क्या होगी, मेरी एज अ पर्सन। मैं जिस कंपनी के लिए जॉब करूंगा उसकी तो बना ही दूंगा क्योंकि मैंने सीखी उसकी है। और मेरे ख्याल में पाकिस्तान में ये भी है कि ये तो अगर आपकी 6 फिगर की सैलरी है, लाख रुपया है, तो ऑब्जेक्टिव ये है कि लाख रुपया लगेगा कहाँ, पूरा कैसे लगाऊंगा मैं? बच गया तो ये जो रह गया चला जरा नैंडोस चेक। अच्छा हाँ, ये चेक, अच्छा हमसे ये बर्दाश्त भी नहीं होता, ये बचा क्यों है? ओ यार वो किसी मकसद से बचा है तो तू रोक ले, हाथ रोक ले, मतलब ज़रूरी तो नहीं है। देखो हमारे यहाँ एसेट की डेफिनेशन और लायबिलिटी की डेफिनेशन वो लोग बड़ा समझते हैं कॉम्प्लिकेटेड है। मैं 2 लफ्ज़ों में बताता हूँ, जो चीज़ लाइक पैसा जेब में ला रही है वो आपका एसेट है, और चाहे जो चीज़ आपकी जेब से पैसा निकाल रही है वो आपकी लायबिलिटीज़ है, चाहे वो आपकी दोस्ती क्यों ना हो। ये सिंपल याद रखिएगा, एसेट कोई बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं है। एनीथिंग विच इज़ ब्रिंगिंग मनी टू योर पॉकेट इज़ योर एसेट। कंसिडर गाड़ी है ना, करीम के तौर पे चला रहे हो, एसेट है। गाड़ी खुद चला रहे हो, खर्चा उठा रहे हो, आपकी नीरी लायबिलिटी है ना बॉस। अच्छा मज़े की एक बात बताऊँ, मैं एक जगह क्या, मैंने कहीं बात कर रहा था, मैंने उनसे पूछा एसेट क्या होता है, तो अक्सर लोगों ने कहा जी मेरी गाड़ी मेरा एसेट है, किसी ने कहा मेरा घर मेरा एसेट है, किसी ने कहा मेरे पास मेरा प्लॉट है वो मेरा एसेट है। और मैंने जब उनसे पूछा ना कि ये क्यों एसेट है, तो 95% रिप्लाई पता है क्या था? कहते सर हमारा है, ये सर मेरी गाड़ी है,
मतलब हमारे यहाँ लोग चीज़ों को अपना होने से ये समझते हैं कि क्योंकि ये मेरी मिल्कियत में है या मेरी पोजेशन के अंदर है तो वो समझते हैं ये मेरी हो गई। मैंने कहा भाई मिल्कियत में होना एसेट की डेफिनेशन नहीं है, ये आपकी मिल्कियत में है मगर क्या इससे कुछ फ़ायदा हासिल कर रहे हो? वो कहते हैं नहीं। मैंने कहा फिर समझो कि ये एसेट नहीं है, आज तक तुम गलत आदमी चीज़ को एसेट समझते रहे हो। हमारे यहाँ ओनरशिप को एसेट से कंसिडर किया जाता है। तो मेरे जितने भी दोस्त सुन रहे हैं याद रखना, कोई चीज़ तुम्हारी है ज़रूरी नहीं है कि वो एसेट हो, वो लायबिलिटी ही है बेसिकली। द ओनली डिफरेंस इज मनी। फ़ायदा ला रही है एसेट है, लेके जा रही है लायबिलिटी है। तो मैं आपकी डेफिनेशन पे मेरे 2 एसेट वाले फ्रेंड्स हैं और 3 लाइबिलिटीज़ वाले फ्रेंड हैं। सुन रहे हैं सुन रहे हो, अगर पता भी होगा कि वो कौन मैं है। उनसे कहा यार देखो दोस्ती अपनी जगह, मतलब नैंडोज अपनी जगह है, बट एसेट खिला कौन रहा है? खिला कौन रहा है, जेब से किसकी जा रहा है। तो ये ध्यान रखना है ना दोस्ती में भी। वो एक दोस्त होते हैं, वो लीचीज होती है, वो खा जाती हैं आपको थोड़े अरसे में। बंदा कहता है यार जदों आंदे हैं, मतलब चलो दोस्ती अपनी जगह से, उसके बाद कहेंगे यार तू बड़ा वो हो गया है या पैसा तेरे से अच्छा है। तो मैंने तो 1-2 दफ़ा कह दिया हाँ यार थोड़ा आजकल तो अच्छा है आजकल तो बहुत अच्छा बहुत अच्छा है, तू ज़रा घर पे बैठ। सर ये एक जो रियल स्टेट की इन्वेस्टमेंट इज़ लाइक ए हेवनली इन्वेस्टमेंट इन पाकिस्तान कि इफ़ यू गॉट मनी, यानी कि एक स्पेसिफिक अमाउंट से ज़्यादा हो जाए, यू कैन नॉट इवन थिंक ऑफ डूइंग एनीथिंग जस्ट टू बाय सम सॉर्ट ऑफ लैंड, और लैंड इज़ समथिंग विच यू नो कि यार ये 5 साल बाद तो ज़्यादा ही होगी, तो दिस इज़ ए गुड इन्वेस्टमेंट। तो व्हाट इज़ योर टेक ऑन दिस कि ये जो इतनी ज़्यादा ओवर हम रियल स्टेट के ऊपर हैं, इज़ इट बेनिफिशियल फॉर एनी इन्वेस्टर एज वेल? यार देखो एक बात ये है कि हमारी सोसाइटी में ना इजी मनी का बड़ा रुझान है, ठीक है। रियल स्टेट इजी मनी है। लोगों को जो चीज़ें दिखाई गई और जो सक्सेस स्टोरीज़ हमारी मार्केट में देखी गई, लोग किससे इंस्पायर होते हैं? लोग सक्सेस स्टोरीज से इंस्पायर होते हैं। आप अपने माशरे में सक्सेस स्टोरीज ज़रा मुझे अगर बड़ी बड़ी बता दें, नाम लेना मुनासिब नहीं होगा, मगर जो इस वक्त जो रिचेस्ट कैटेगरी में जो लोग इस वक्त आपकी सोसाइटी में बैठे हैं वो रियल स्टेट ओनर्स हैं। तो कोई भी आदमी जो देख के इंस्पिरेशन ले रहा है वो कहता है कि यार अगर मुझे बनना है तो मुझे ऐसा बनना है, ठीक है। आपको अच्छा उसका तरीक़ाकार भी आसान है, फ़ाइल ले लो, ओन पे भी बिक जाएगी, इस पे आपको रिबेट मिल सकता है, मैं आपको 3 महीने के बाद इतना फिक्स रिटर्न दे दूंगा। तो ये जो इजी मनी का जो कॉन्सेप्ट आया, इसने लोगों को बड़ा इंस्पायर किया, और जो सक्सेस स्टोरीज हमारे माशरे में खड़ी हुई वो अनफॉर्चुनेटली फाइनेंशियल मार्केट से नहीं निकली, वो ज़्यादातर निकली रियल स्टेट से, इसलिए लोग उससे ज़्यादा इंस्पायर हो रहे हैं। अब जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि होनी चाहिए या नहीं, मैं कैटेगोरिकली तो ये नहीं कहता कि नहीं होनी चाहिए, मगर हाँ एक चीज़ का ख्याल रखो यार, मैं बार बार एक ही बात करूँगा, देखो रियल स्टेट भी वो जो कानून के दायरे के अंदर है, पॉन्जी रियल स्टेट स्कीम्स भी चल रही हैं, फ्रॉडुलेंट भी चल रही हैं, जो लोगों से पैसा लेती हैं, प्रोजेक्ट्स खड़े करती हैं, अच्छी मार्केटिंग करती हैं और उसके बाद गायब हो जाती हैं। सो प्लीज़ 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 आप जब भी इस किसी भी इन्वेस्टमेंट डोमेन में आओ तो हमेशा ये पता करो वो लाइसेंस्ड हों, वो रजिस्टर्ड हों, वो टैक्स पेयर्स हों, उनका ट्रैक रिकॉर्ड हो, ठीक है ना। ये जो नए नए आजकल आते हैं वो लोगों से पैसा वैसा बना के चले जाते हैं और आम लोग उस ट्रैप में फंस जाते हैं। तो दैट इज़ समथिंग विच आई वांट टू डिस्करेज। सो दैट मीन्स कि रियल स्टेट इज़ नॉट दी ओनली एवेन्यू जहाँ पे आप इन्वेस्ट करके पैसे बना सकते हैं। मैं तो अभी वैसे एक स्टडी देख रहा था कि अभी जो DHA Phase 2 का जो एक प्लॉट है ना, या घर आप देख लो, 10 करोड़ रुपए का घर है और 3 लाख रुपए का रेंट है, एंड इफ़ यू ट्रांसलेट इनटू इट्स लाइक 0.3% डिविडेंड यील्ड इज़ समथिंग कि कितना पैसा आपकी जेब में जा रहा है इन टर्म्स ऑफ योर इन्वेस्टमेंट। 0.36% अभी तो मैं वो अगेन मैं दोबारा पावर कंपनीज़ के ऊपर आऊँगा। 17 रुपये का स्टॉक था, 15 रुपये का डिविडेंड। अभी ये 2 कंपनीज़ ने अनाउंस किया। 10 करोड़ के कितने आ गए शेयर? तो 10 करोड़ के कितने आ गए? आप 10 करोड़, यानी कि पीपल अगेन मुझे तो समझ नहीं आ रही है। इकोनॉमिक्स नहीं समझते लोग। हाँ। लोग इकोनॉमिक, अब आप मुझे एक बात, अब वो कहते 3 लाख रुपए का रेंट तो मिला, भाई 10 करोड़ की चीज़ लगा हुआ भी तो है। हाँ, अगर आप 10% ऑफ योर इन्वेस्टमेंट इज़ इन एनी ऑफ द कंपनी जो कि टॉप 5 डिविडेंड यील्ड दे रही है, दैट्स लाइक 10 times more than the rent you are getting from a home. इसको और सिंपल कर लेना, अगर 1 मिनट के लिए हम स्टॉक्स को छोड़ देते हैं, अगर यही 10 करोड़ रुपया आज के 22-23% इंटरेस्ट रेट के ऊपर, जो कि बिल्कुल रिस्क फ्री है, अगर आप रख दें तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि मंथली कितना आ रहा होगा। 1 करोड़ के ऊपर 20% लगा लेते हैं, कितना हो गया? 23 लाख रुपया हो गया। टैक्स वैक्स काट के 20 लाख रख लो, चलो 19 लाख रख लो यार, आएगा ना बॉस। कहने का मकसद ये है कि हमारे यहाँ लोग थोड़ी सी, क्योंकि इकोनॉमिक्स से वाकफियत नहीं रखते, उन्हें बस एक दफ़ा का लमसम 3। दूसरी तरफ उनको ये होता है यार प्रॉपर्टी की वैल्यू भी तो बढ़ रही है। वो जिस चीज़ जो चीज़ इसको नेट ऑफ करते हैं ना, जिस चीज़ को वो ये करते हैं कि 3 लाख महीने का रेंट
और ये आज मेरी प्रॉपर्टी है तो ये 2 साल के बाद तो ये 10 करोड़ की तो 12 की तो हो ही जाएगी। तो वो कुछ चीज़ें हमारी मार्केट ने अंडरस्टूड कर ली हैं। और दूसरा उनको ये भी नहीं पता कि उतना ही पैसा डिवैल्यू भी हो रहा है, आपकी इन्फ्लेशन बढ़ रही है, आपका रुपया, जिस तरह मैंने कहा है कि 20 साल पहले अगर 36,000 रुपये की मेरी ग्रेजुएशन की फ़ीस थी, आज वो 1.5 लाख रुपए की हो गई है। अगर वही 36 लाख रुपए का प्लॉट अगर आप मुझे आज 70-80 लाख रुपए भी दे रहे हैं तो उसका कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि 30-40% डिवैल्यू हो रहा है। और आप मज़े की बात देखो, एक और चीज़ देखो दुनिया में मॉडल क्या होता है कि आपकी जो मॉर्गेज की जो रेट होता है वो कम होता है रेंटल यील्ड से। ये यूनिवर्सिटी पूरी बाहर जाके आप चेक कर लो, मॉर्गेज 2, 3, 4, 5% चल रहा होगा, चलो बढ़ के अब 6 हो गया होगा दुनिया भर के, बट रेंटल यील्ड उससे ज़्यादा होनी चाहिए। हमारे यहाँ आपका मॉर्गेज का रेट है इस वक्त अगर आप लेने चले जाओ तो ना करते भी 28-30% से कम नहीं मिलेगा। 22-30% काइबोर है, ऑन टॉप ऑफ इट बैंक ने या जिसने भी आपको फाइनेंस किया उसने रखना है, 30-32% पे आपको लोन मिलना है। और रेंटल यील्ड कितनी निकाली है आपने? 0.36। थैंक यू। तो उसको नेट ऑफ करो तो आप मुझे बताओगे आप क्या कर रहे हो आप। तो इसका जो बेसिक कंपैरिजन है वो इवन बैंक अकाउंट से भी करके देख लो, बैंक डिपॉजिट से भी करके देख लो, स्टॉक में ना भी जाओ, क्योंकि बैंक की एग्जांपल मैं इसलिए दे रहा हूँ कि लोगों को सबसे ज़्यादा सेफेस्ट हैवन जो है ना वो बैंक नज़र आता है कि यार, क्योंकि वहाँ पे ट्रस्ट लेवल बहुत हाई है, लोगों को लगता है कि यहाँ पैसा नहीं डूबेगा। और एग्रीड, मैं इससे इनकार नहीं करता, वैल्यू लूज़ हो सकती है, वैल्यू में कमी बेशी हो सकती है, बट कम से कम चलो सिक्योरिटी है। लेकिन अगेन इट्स अ ट्रेड ऑफ, इट्स अ हैवी ट्रेड ऑफ। अच्छा, मैं आपको ये भी बताऊँ, हमारी डिस्कशन बड़ी ज़बरदस्त थी, हमने बड़ा एक ग्रीनरी और एक बड़ी हेवनली सॉर्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट की चीज़ें की हैं। वो लोग बड़ा अप्रिशिएट करेंगे कि हमने बहुत अच्छी बातें की हैं, लेकिन वो फर्स्ट स्टेप उठाते हुए बहुत डरेंगे, या जैसा हम नहीं कहते कल नमाज़ पढ़ लेंगे, कल हम ये कर लेंगे, कल हम कर लेंगे, अच्छा मेरी पेमेंट आने वाली वो मैं कर लूँगा, वो प्रैक्टिकल स्टेप नहीं उठाएंगे। और मेरे ख्याल में ये प्रैक्टिकलिटी मिसिंग ही एक किस्म का, यू आर ऑलरेडी मिसिंग द ट्रेन। वो लिंक ही नहीं मिलता उनको, लिंक ही नहीं मिलता। और एक चीज़ मुझे समझ नहीं आती, द ओनली क्वेश्चन विच विल कम इन द कमेंट सेक्शन इज़ कि अकाउंट ओपन कैसे होता है। यानी हमने कुछ नहीं करना। यहाँ से ना मुझे फॉर एग्जांपल आप आईफोन की एग्जांपल ले लें, इफ़ यू अंडरस्टैंड कि आईफोन का नया आना आपके लिए अच्छा है, यू कैन गो एंड सिट इन फ्रंट ऑफ द स्टोर एट 4 AM। बड़ी लाइन होगी आपकी जिसे पहला लॉन्च कर रहे होते हैं, बिकॉज यू अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ ए न्यू आईफोन। आप 12 घंटे की ख्वारी कर लेंगे बिकॉज कि फ्री में नहीं दे रहे थे, वो आईफोन नया आपके हाथ में आएगा। लेकिन आपकी इन्वेस्टमेंट आपकी ज़िंदगी की चेंज कर सकती है। यू कैन नॉट बेसिकली टेक द टाइम आउट। अगर आप बैंक अकाउंट खोल सकते हैं तो आप कोई भी अकाउंट खोल सकते हैं इन्वेस्टमेंट रिलेटेड, ना आप रिसर्च करेंगे ना कुछ करेंगे, आप स्ट्रेट अवे नीचे कमेंट सेक्शन पे कर लेंगे यार अकाउंट कैसे बनता है, जबकि यूट्यूब और ये सारा भरा हुआ है। और ये प्रॉब्लम बहुत ही, मेरे ख्याल में मैंने जितने लोग देखे हैं, दे अगेन जो हमने बात की है, आपको कितने पैसे चाहिए इस इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने के लिए, हाउ मच मनी इज़ बेसिकली रिक्वायर्ड टू गेट रिच, कितने पैसे चाहिए सर हमें इन्वेस्टमेंट को डबल करने के लिए या रिच होने के लिए? सर जितनी आपकी, जैसे कहते हैं ना, जितना आपकी हैसियत में देखो, स्टॉक मार्केट्स हो गई, म्यूचुअल फंड, फाइनेंशियल मार्केट्स हो गई, इसकी एक ब्यूटी है। इसकी ब्यूटी ये है कि ये कम से कम वाले को भी मौका देती है और ज़्यादा से ज़्यादा वाले को भी देती है। मेरे पास जिसकी जितनी औकात हो उसको उतना मिलेगा। अपनी हैसियत के मुताबिक, आप अपनी हैसियत के मुताबिक देखिए, जिस तरह वो होता है ना कि 2.5% है, 100 का 2.5% ₹2.5 होगा, और 10,000 का 2.5% ₹250 होगा। तो मकसद कहने का ये कि फाइनेंशियल मार्केट्स में आप आएँ तो आप ये मत सोचें कि मेरे पास जब तक 50 लाख नहीं होगा, करोड़ नहीं होगा, मैं नहीं आ सकता। आपके पास लाख रुपया है, आ सकते हैं। आपके पास 10 लाख है, आप आ सकते हैं। आपके पास 10 करोड़ है, आप आ सकते हैं। तो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम। और जो हमारा सिस्टम है वो, क्योंकि लोगों में थोड़ी सी, क्योंकि अभी अवेयरनेस की भी उसमें वो कमी है, तो वो क्योंकि सुनी सुनाई बात को ज़्यादा चलते हैं। और ये एक जनरल फिलॉसफी भी, मैं अगर कहूँ ना, लाइक बहुत अच्छा आदमी है, किसी ने यकीन नहीं करना। मैं अभी इसी पॉडकास्ट में बैठे बैठे कह दूँ ना, यार लाइक ने 1-2 नंबरी की थी, सर आपका कमेंट सेक्शन भरा होगा, कल वायरल हुए में होंगे, परसों छापा होगा इधर, क्योंकि किसी ने झूठ कह दिया था गलत। हम लोग गलत बात को जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसी तरह जब हम तालीम की बात करते हैं ना, कि स्टॉक मार्केट की तालीम हासिल करें या उसके बारे में सीखें या उसके फोरम के ऊपर आके बात करें, तो ये मार्केट उतनी वल्नरेबल, उतनी बुरी नहीं है जितने लोगों के जहन में इसका परसेप्शन है। द ओनली थिंग इज दे नो वेरी लेस अबाउट इट। जो तरीक़ेकार हैं, ब्रोकरेज हाउस SECP से लाइसेंस्ड होते हैं, स्टॉक एक्सचेंज एज अ फ्रंट लाइन रेगुलेटर काम करता है, इनके ऊपर मंथली रिटर्न्स ये लोग फाइल करते हैं, इनकी इंस्पेक्शंस होती हैं, इनके ऑडिट्स होते हैं, इनके ऊपर चेक्स एंड बैलेंसेस होते हैं। नेशनल क्लियरिंग जो है वो इनसे मार्जिन्स कलेक्ट कर रही होती है। सेंट्रल डिपॉजिटरी में आपके शेयर्स पार्क हो रहे होते हैं। कोई चोरी नहीं कर सकता, कोई लेके नहीं भाग सकता, किसी किस्म का आप
हाँ, उसकी मालियत में कमी बेशी ज़रूर कर सकते हैं आप, जो कि हर बिज़नेस का पार्ट होती है, मगर एक सिस्टम के तौर पे अगर देखा जाए तो आई कैन वेरी प्राउडली से कि पाकिस्तान ने माशाल्लाह, हमारा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क हो या हमारा आईटी का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, दैट इज़ सो गुड कि यहाँ पे कोई आपकी मर्ज़ी के बगैर, मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, आपकी मर्ज़ी के बगैर कोई गड़बड़ नहीं कर सकता। अब आपकी मर्ज़ी कहाँ पे आती है? जहाँ आप आंखें बंद करके अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पे साइन कर देते हो, यहाँ पे अपनी पावर ऑफ अटॉर्नी किसी और के नाम कर देते हो, जहाँ पे चेक काटने की बजाय कैश में पेमेंट शुरू कर देते हो, चेक काटते हो तो बजाय कंपनी को चेक दो, आप ब्रोकर की ज़ाती अकाउंट में चेक डाल देते हो। बात समझ रहे हो आप मेरी? ये वो बहुत सारी छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं, इस पर इंशाल्लाह हम कोई एक प्रोग्राम करेंगे कि इन्वेस्टर राइट्स और ड्यूटीज़ क्या होती हैं। तो सिस्टम में इतने फीचर्स अवेलेबल हैं क्या, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट है कि अगर आप उन फीचर्स को सिर्फ अपने साथ इनेबल कर लें तो देयर इज़ एब्सोल्युटली नो पॉइंट कि कोई आपके हाथ के नीचे से शेयर निकाल के ले जाए। अभी ना रिसेंटली मेरी नेबर में ना एक डेथ हुई थी मियाँ की, 38-39, 4 बेटियां थी, बड़ी 11 साल की थी, छोटी जो थी वो बेचारी अभी 6-7 माह की थी। अच्छा, द पर्सन वाज ए डेवलपर, वो ही वाज बेसिकली बिल्डिंग समथिंग इन सम सेक्टर एज वेल, एंड ही बेसिकली टोल्ड हर हिज वाइफ के ये जो आखिरी पेमेंट आनी है ना, ये जब पेमेंट आएगी तो हम कनाडा जाएंगे, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली जब वो ही पास्ट अवे, घर तकरीबन बन चुका था, सो ही वाज एक्सपेक्टिंग लाइक 2.5 to 3.5 मिलियन समथिंग। सो अच्छा, जब हफ्ता 10 दिन बाद जब एवरीथिंग वेंट क्वाइट, तो द वाइफ सेड टू द फैमिली मेम्बर्स कि यार ही वाज एक्सपेक्टिंग सम पेमेंट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर हाउस विच ही वाज बिल्डिंग, वो जो डेवलपमेंट कर रहे थे वहाँ से पैसे थे। द पर्सन जिसका वो घर बना रहे थे वो बोल रहे कि मैंने तो पैसे दे दिया, मेरे बैंक पे तो कुछ भी नहीं रहा, एंड सिंस नथिंग वाज डॉक्यूमेंटेड, वो भी कुछ नहीं कर सके। अच्छा, मज़े की बात कि अब उनकी वाइफ के साथ जो शेयरिंग थी वो यही थी कि मेरे कुछ दोस्तों के साथ मेरे 2-3 प्लॉट भी हैं, एंड शी सेड अच्छा ये तो पेमेंट नहीं आई है तो मैं प्लॉट के लिए ज़रा देख लेती हूँ, वो ज़रा देखो ज़रा इनके प्लॉट गए, प्लॉट का भी कोई चक्कर नहीं था। ऐसे में कानून भी कोई हेल्प नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। दी ओनली थिंग जो उनके पास थी वो घर था जहाँ वो रह रहे थे, ठीक है। एक गाड़ी थी, दे नीड टू सेल ऑफ दैट पर्टिकुलर कार बिकॉज दे नीड टू मेक देयर एक्सपेंसेस। अब आप ये देखें कि 5 बच्चों की माँ अकेली, ठीक है, और कहाँ पे उनकी सेविंग्स जो कि अनडॉक्यूमेंटेड थी, पता भी नहीं था, है भी कुछ नहीं, रिकॉर्ड ही नहीं है उसका, रिकॉर्ड ही नहीं है, ठीक है। और ऊपर से जो घर रह गया था उसके ऊपर और बेसमेंट उन्होंने रेंट आउट की, गाड़ी को सेल आउट किया, एंड नाउ दे बेसिकली अपना गुजारा वो उसके थ्रू कर रहे हैं। और अभी शुक्र करें कि घर अपना था, वो भी ना होता तो वेट दे कुड। सो आइडिया ये है बताने का, जब हम इन्वेस्टमेंट्स करते हैं इतनी ज़्यादा, अगेन मैं जो इन्वेस्टमेंट्स हैं ना कंपनीज़ में, ये वो इतनी ब्लंट है, इतनी सॉर्ट ऑफ ट्रांसपेरेंट है कि इफ़ यू हैव इन्वेस्टेड, जिस तरह आपने पहले बात की कि 100 रुपया तो 2.5 रुपया मिलेगा, 1000 रुपया तो 25 रुपया मिलेगा, 10 लाख रुपया तो 25,000 मिल जाएगा। एटलीस्ट यू आर गेटिंग द मनी ऑफ द रिटर्न ऑफ द कंपनी। और वो ये नहीं कह रहे कि भाई आपको प्रेजेंट होना है तो मैं आपको पैसे दूंगा, प्रेजेंट नहीं होगे तो मैं नहीं दूंगा। वो बेचारे हज़ार बंदों की कंपनियां काम कर रही हैं, वो उनका ऑब्जेक्टिव ही ये है कि इस तरह शेयर होल्डर का पैसे को डबल करना है, उनका मकसद है। और दूसरा ये कि ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, मैं तो एज ए स्टार्टअप IBA का, लम्स का, इसका ग्रेजुएट नहीं कर सकता, बट दीज बिग कंपनीज कैन हायर देम, एंड द ब्राइट माइंड्स आर बेसिकली जो कि बहुत ज़्यादा बिजनेस लेकर आते हैं। अभी इसी पे ना मुझे एक और याद आया कि आई रिसेंटली हायर्ड, बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट था ना, सो आई टोल्ड हिम कि ना फाइनेंस की कैटेगरी से था, तो मैंने कहा यार कि आप ना एक अच्छी कंपनी के ऊपर ना ज़रा मुझे एनालिसिस दो। तो एक PSX की बड़ी ज़बरदस्त कंपनी पर बड़ा ज़बरदस्त एनालिसिस, मैंने कहा यार ये तो बहुत अच्छी कंपनी तुमने एनालाइज़ किया है, तो आर यू इन्वेस्टेड इन दिस कंपनी एज वेल? नहीं सर, वो एनालिसिस तो किया है मैंने कहा इन्वेस्ट क्यों नहीं किया ना, वो अम्मी अबू नहीं मानते हैं। तो वो जो प्रैक्टिकलिटी वाली बात थी ना, तो मैंने कहा यार अम्मी अबू ने एजुकेशन और वो तो नहीं कहा कि तुमने ये, अगर कोई इलीगल उसमें होते तो तुम चुप करके कर लेते, प्लॉट लेना होता तो ले चुके होते। और वो भी किस लिए लेते, पता है क्यों लेते? ये वो मेरे वो मामू का बेटा नहीं, उसने भी लिया हुआ है, तो अम्मी उसने भी तो इन्वेस्ट किया हुआ है। तो हम एक अनरेगुलेटेड सेक्टर में जाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। समहाउ माय साइकी इज दैट, जो कि एक बहुत रेगुलेटेड और बहुत कैलकुलेटेड और बहुत वेल मैनेज सेक्टर है, उस पे मैं लोगों को चाहूँगा कि वो ज़रूर आएँ। ये उतना मुश्किल या उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। और आई थिंक जब तक आप पहला स्टेप नहीं उठाएंगे, वो जो लर्निंग है ना, एक तो आपको हमारी बातों से बड़ा अच्छा लग रहा होगा कि आप रिच बन सकते हैं, ये हो सकते हैं, लेकिन जो प्रैक्टिकल एक मार्केट्स के अंदर आप समझ सकते हैं, वो तब तक नहीं हो सकता जब तक आप पहला कदम नहीं उठाएंगे। तो मारना पड़ेगा साइकिल। हाँ, पहला 10,000 ही लगा दें, एटलीस्ट आप
समझने के लिए उतना करें जिस पे आपकी रात की नींद ना आराम हो और आपको समझ आ जाए कि ये चीज़ें ऐसे चलती हैं। 20-22 साल में हराम भी नहीं होती। ये जो मेरे बच्चे छोटे बैठे हैं ना, जो यंगस्टर्स बैठे हैं, ये मैं कभी एक दो दफ़ा यूनिवर्सिटी में जाने का छोटा सा एक वाक़या मैं आपको सुनाऊँ। मैं क्या यूनिवर्सिटी में तो मेरी उनसे बात हो रही, मैंने उनसे कहा यार कि वो अच्छा आप में से कौन कौन इन्वेस्टमेंट करने में इंटरेस्टेड होगा? तो वही अब्बू नहीं मानेंगे और अम्मी नहीं मानेंगे। मैंने कहा अब्बू से कौन पूछ रहा है यहाँ पे? सर हमारे पास तो आपको पता है इतने होते ही नहीं है ना, हम तो कहाँ भी अर्न कहाँ करते हैं ये वो। मैंने कहा बात तो ठीक है। मैं कहा कैलकुलेटर निकालो। मैं कैलकुलेटर निकाला। अच्छा आप भी ज़रा कैलकुलेट करें मेरे साथ। मैंने कहा अच्छा यहाँ सारे जो बैठे हो वो 30-40 बैठे हुए थे। मैंने कहा यहाँ पे एक बात बताओ, जो एवरेज फ़ोन है वो कितने का है? क्योंकि कोई होगा बेचारा क्यू मोबाइल वाला और कुछ होगा आईफोन वाले, तो एक रेंज होगी, बट एवरेज कहीं बीच में सैमसंग, ओप्पो और हवाई के टाइप, तो कितने का फ़ोन इस वक्त एवरेज होगा? तो उन्होंने कहा कि सर मतलब 50-60 हज़ार रुपये का तो एवरेज फ़ोन मिल जाता है, मतलब जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं वहाँ पे। अच्छी यूनिवर्सिटी के थे वो। तो खैर वो मैंने कहा अच्छा लिखो। अच्छा लैपटॉप है सारों के पास? हाँ जी वो भी है। मैंने कहा कितने का है? सर वो कितने का आ रहा है सर? 1,00,000-1,15,00,000 का वो भी आ रहा है। तो मैंने कहा लिखो 50,000 जमा 1,15,00,000 कितने हो गए? 2.25 लाख। 2.25 हो गए। अच्छा वो पॉकेट मनी कितनी आती है? सर महीने की 10-1 हज़ार रुपये तो आती है। ऐड करो कितने हो गए? 1,85 हो गए। अच्छा 1,85 के बाद ये जो कपड़े शपड़े तुम लोग पहनते हो तो ये तो पहनना ज़रूरी है, और फिर नए वाले चाहिए होते हैं और हर सीज़न के चाहिए होते हैं, तो ये साल भर में कोई कितने को बन जाते हैं? तो शर्माते शर्मूते सबने बोला कि सर इतने हैं। तो मैं कहते 30-35 हज़ार रुपये, तो 30-1 हज़ार रुपये के कपड़े भी तुम लोग ले लेते हो, तुम्हें पता नहीं लगता। कभी 3,000-4,000 की कोई शर्ट ले आए, कभी जीन्स ले ली, कभी कोई ब्रांडेड शॉर्ट मार दी, तो 30-35 हज़ार रुपये के कपड़े भी तुम ले रहे हो। कितने हो गए? 2.10 हो गए। और क्या है, अभी मैंने इसमें से वो नहीं डाला कि तुम्हें ईद बकरीद पे या पास होने पे घर वालों ने कोई जो तोहफे तोहफ़े या पैसे दिए होंगे वो नहीं दिए, जो फीस दे रहे हैं वो। ठीक है। तो मैंने कहा वो भी डाल लो, तो तुम 2.5 हो गए। अगर तुम्हारी फीसें डाल लो, चलो जो तुम लोग नहीं दे रहे 1 मिनट के लिए, वो माँ बाप के खाते में डाल देते हैं ये वो। फिर तुम लोगों ने कोई गाड़ी वाड़ी भी, या कोई मोटरसाइकिल पे आते जाते हो, ठीक है, कुछ ऊबर पे आ जाते होगे, कुछ ये वो डालो। तो हाँ जी वो भी। तो मैंने कहा तुम ज़रा साल भर का हिसाब लगाओ, तो तुम सारे चलते फिरते को 2.5-3 लाख की पार्टी हो और तुम कहते हो हमारे पास है कुछ नहीं। हाँ। मैंने कहा अगर 1 मिनट के लिए सोचो कि अगर तुम अपनी इस सारे सर्कल में से ये 2.5-3 लाख जो हमने मोटा मोटा हिसाब लगाया है रफली, यार इसमें से 10% भी बचाओ तो 25,000 रुपया तो बचता है बॉस। अगर नया फ़ोन ना भी अपग्रेड करें, अगर हर दफ़ा हम ये कहें यार इसका ये वो बैक कवर ही चेंज नहीं करना, तो 1,500-2,500 हज़ार रुपये का तो वो भी आता है। मैं कहा ये छोटे छोटे से लीकेजेस हैं, इनको बंद करो, तुम 25-1 हज़ार रुपये बचा सकते हो, बचता है, राइट। ये इन्वेस्ट हो सकता है कि नहीं हो सकता? तुम्हारी 4 साल की ग्रेजुएशन है, इमेजिन कि तुम 4 साल में कितने महीने हो गए? 12 चौक 48, चलो मैं कहता हूँ 20,000। तुम 48 महीने 20-20 हज़ार रुपये इन्वेस्ट करना शुरू करो। सोचो ज़रा, कैलकुलेट करके मुझे बताओ। और तुम मेयरली, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम आज जाके बैंक में रख दो, 20% भी अगर तुम्हें मिलता है और वो कंपाउंडिंग भी कर रहा है, क्योंकि देखो जनवरी में जो 20,000 होगा ना, वो फरवरी में 20,000 नहीं होगा, फरवरी में 22,000 होगा, क्योंकि उसमें 2,000 रुपये ऐड हो चुके होंगे। मार्च में फिर कंपाउंड, सोचो 48 महीने की कंपाउंडिंग। बाय द टाइम तुम ग्रेजुएट होकर निकलोगे, तुम्हारे ये पैसे कितने होंगे? मिलियंस में तो होंगे। सोचो, कंपाउंड करके देख लो, मोटा मोटा हिसाब है 20-22। और कहीं रिस्क नहीं लेना, ये सीधा जाके बैंक में डिपॉजिट करा देने। जिन्होंने हंसते खेलते तुम्हें कहना ये लो 20%, ठीक है। तो मैंने कहा सोचो, और उसके बाद अगर थोड़ी कहीं साल के बीच में तुम्हें समझ में आ गया, तुम थोड़ा स्टॉक्स में या फंड्स में या इधर उधर चले गए, और तुम फाइनेंस के ग्रेजुएट हो, तुम इंटरव्यू में मेरे सामने आके बैठो, उनसे बोलो सर मैंने डिग्री भी ली है और ये मेरा पोर्टफोलियो है। हाँ, मैं तो आपको भी रख लूँ। तो सर तुम चलती फिरती पे को, तो तुम चलती फिरती पे को, और मैंने तुम्हें इसलिए नहीं उठाना कि तुम प्रॉफिट लेके आ रहे हो, मैंने इसलिए उठाना है बंदा शुरू से प्रैक्टिकल है। तो जस्ट डेवलप दैट अप्रोच दैट इफ़ यू वर्क ऑन दिस। जो 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 बच्चियाँ हैं, लड़कियाँ, उनको बोलो यार एक तुम अपना डिज़ाइनर का सूट छोड़ो, सीज़न का एक छोड़ो, मैं ये नहीं कह रहा सारे छोड़ दो, एक सीज़न का छोड़ो, साल में 2 सीज़न में 2 सूट भी छोड़ो ना, 10-20 हज़ार रुपये की मार है। बट तुम्हारे प्रोफेशनल ग्रोथ, तुम्हारी मेंटल मैच्योरिटी, तुम्हारा सोचने का स्टाइल, बाय द टाइम तुम 4 साल के बाद ग्रेजुएट हो गए ना, तुम बंदों को ही दूसरी नज़र से देख रहे होते हो। तुम कहते हो यार ये मैच्योर ही नहीं लग रहा, इसने तो आज तक कभी इन्वेस्टमेंट ही नहीं की, इसके तो कभी सेविंग्स ही नहीं है। तुम गाड़ियों से इंप्रेस होना छोड़ दोगे, तुम ब्रांड से इंप्रेस होना छोड़ दोगे, तुम नेटवर्थ पे चले जाओगे कि बंदे की नेटवर्थ कितनी है। सो इमेजिन यू बिल्डिंग योर सेल्फ इन 4 years, you coming up in the market with that maturity, who will not pick you?
On top of it, you are saving as well. You are On making top your of it, wealth you are as well. saving, you are maturing yourself in a way कि यार बॉस कल को तुम शादी के लिए जाओगे तो तुम्हारी मेच्योरिटी लेवल ही कुछ और होगी, तुम्हारे बच्चे होंगे, तुम्हारा सोचने का अंदाज कुछ और होगा, तुम 40 को हिट करोगे, यू विल बी अ डिफरेंट जेंटलमैन, यू आर अ डिफरेंट लेडी बाय द वे. और मेरे ख्याल में द वे आई स्टार्टेड माई स्टार्टअप देयर वाज नो नथिंग, यानी कि मेरे पास कोई प्लान ही नहीं था कि वाई आई एम स्टार्टिंग इट, वेयर इज़ द मनी कम फ्रॉम. वो ग्रेजुएटी मिल रही है तो चलो मिल गई है, वो भी मैंने जाके फिजिकल बिजनेस में करके सारा लॉस करके वो ठोकरे खा के ना थोड़ी समझ आ गई. ठोकरे खा के ठाकुर बनते हैं. और दूसरा ये है कि आई थिंक अभी लोगों को समझ नहीं आ रही है कि सैलरी आपकी उस स्पीड से नहीं बढ़ती जिस स्पीड से इन्फ्लेशन बढ़ती है. और जितनी जल्दी आप अपनी सेविंग्स को करना स्टार्ट कर दो, आपका एक टाइम आएगा 10 15 20 साल बाद कि आपकी सैलरी से ज़्यादा आपकी पैसिव इनकम आ रही होगी. और पैसिव इनकम का फ़ायदा आपको ये है कि आपकी डिपेंडेंसी ऑन द प्राइमरी सैलरी पे कम हो जाती है. एंड देन यू विल माइट बी इन ए बेटर पोजीशन कि आपकी जो अपनी पर्सनल प्रेफरेंस है, इफ़ यू वांटेड टू डू समथिंग, यू आर नॉट एक सिंगल स्ट्रीम पे तो आपकी डिपेंडेंसी नहीं है, बट द पैसिव स्ट्रीम इज़ सच ए मैसिव स्ट्रीम कि वो आपको एक इंडिपेंडेंस दे रही है कि आप अपनी प्राइमरी चीज़ जो कि आपके इंटरेस्ट को है आप उसको भी अचीव कर सकते हैं. लाइक आप मेरे दोस्त ये बताओ, फाइनेंशियल फ्रीडम से बड़ी कोई लग्जरी है? अगर मैं आपसे पूछूं फाइनेंशियल फ्रीडम, अगर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल है ना, यू विल बी डूइंग थिंग्स बाय योर चॉइस, नॉट बाय फोर्स. बिल्कुल सही बात है. यू विल बी मेकिंग डिसीजंस बाय चॉइस, नॉट बाय चांसेस. यू विल बी गाइडिंग योर लाइफ बाय योर ओन वे एंड नॉट बाय सम अदर्स वे, बिकॉज यू आर फाइनेंशियली फ्री. यू हैव अ फ्रीडम टू मनूवर योर सेल्फ. हमारे यहाँ जो लोग कहते हैं ना एम्बिट कम है, वो एम्बिट इसलिए कम है कि हमारे हाथ तंग है. जब मेरे हाथ ही तंग है तो मुझे इधर उधर स्विचिंग में भी 10 दफ़ा सोचना पड़ता है. अगर मैं फाइनेंशियल फ्रीडम रखता हूँ तो मेरी जो ज़िंदगी की पॉसिबिलिटीज़ हैं वो बहुत बड़ी हो जाती हैं. सो मैं सबको ये कहता हूँ, इन्वेस्टमेंट्स, ग्रोथ, पैसा, इसका एक जो अल्टीमेट है ना वो है फाइनेंशियल फ्रीडम. और आई थिंक किसी सोसाइटी में पॉवर्टी को अगर ख़त्म करना है, यू जस्ट ब्रिंग इन फाइनेंशियल अवेयरनेस. ऑब्वियसली फाइनेंशियल अभी हम बेशक जितनी मर्जी एक स्पेसिफिक फ़ंड के अंदर लोगों के डबल कर दें, लेकिन जब तक उनको ये सेंस नहीं देंगे भाई आपने इसको यूटिलाइज आज के मुताबिक कैसे करना है, वही जो आपकी बात होगी कि सेव कैसे करना है. एंड यू मेक श्योर कि यार वो लाख रुपया नहीं 80,000 रुपये हमेशा. अब वो 10 लाख भी है तो 8 लाख है. हाँ, और वो 10 15 20 साल तक जब आप इसी मॉडल पे चल रहे होगे, और घर में भी ये बता दो यार 20% कम करके सैलरी आ रही है. हाँ, एक तो प्रॉब्लम ये भी होता है ना कि वालिदैन भी दे आर सो रिलेक्टेंट इन मेकिंग देयर, एक वो बच्चों को वो देना ही नहीं चाहते कि भाई आप खुद भी डिसीजन मेकिंग करो. चलो तुम 80% हमें दे दो लेकिन 20% को तो आप कर लो. प्रॉब्लम ये होता है, अच्छा लाख सैलरी थी 80 क्यों दी है, 20 किधर रह गई है. समझ आ गया. नहीं 20 भी दे दो. और वो क्या करेंगे, कमेटी में डाल दी, फिर वही पुराने ओल्ड साइड स्कूल में चले जाएंगे. अच्छा, पेरेंट्स के लिए मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊँ. देखो पेरेंट्स, मैं अपना एग्जांपल देता हूँ. देखो मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह ताला इंसान को जब औलाद देता है ना तो इंसान को दूसरी ज़िंदगी देता है कि जियो तुम किस तरह जीना चाहते हो. आप बच्चे को जब एक 10-100 रुपये का नोट देते हैं, उसे कहते हैं जाओ आइसक्रीम खुद ख़रीद कर लेकर आओ, तो बात 100 रुपये की नहीं है, बात उस लर्निंग एक्सपीरियंस की है जिससे आप उसको गुजार रहे हो. आप जब उसको कहते हो मंथली 5,000 रुपये तुम्हें मैं पॉकेट मनी दूंगा, तो 5,000 रुपये की बात नहीं है. लाइक मैं अपने बच्चों की मिसाल दूँ आपको, मैं मेरा एक मॉडल, हम जब बच्चों को कुछ देते हैं उसको किसी न किसी चीज़ के साथ लिंक कर देते हैं. देना हमने वैसे भी है, ये तो नहीं है कि बच्चे को कभी आप आइसक्रीम नहीं खिलाएंगे, लेकिन अगर आप उस बच्चे को उसके उस आइसक्रीम को लिंक कर दे तो किसी अच्छे काम के साथ, ही विल ऑलवेज फील मोटिवेटेड, ही विल ऑलवेज फील इनकरेज्ड. आइसक्रीम खाने जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? एक तो होता है दिल चाह रहा है, नहीं दिल तो चाह रहा है लेकिन इसलिए जा रहे हैं कि कल जो तुमने फलां काम किया था वो बहुत ही अच्छा था. अब जब बच्चे का वो माइंड फ़ौरन कनेक्ट करता है ना कि मुझे अच्छी चीज़ें रिवॉर्ड कर रही हैं, तो वो अच्छाई की तरफ ज़्यादा इनकरेज फील करता है. और ये एक अंडरस्टूड काम है जो आपने करना है. अपने बच्चे को आइसक्रीम तो खिलाओगे ना यार, किसी चीज़ के अच्छी चीज़ के साथ जोड़ के देखो, बच्चा वो काम डबल से करेगा. शुरू में बच्चे को मोटिवेट करो. आप देखो मैं बच्चे को इस बात के ऊपर कि यार अच्छा वो तुमने जो रात तुमने अपनी वो सेट की थी, कैबिनेट सेट की थी तुमने, ये उसका रिवॉर्ड है. और ये नोज़ के यार अच्छा चलो कुछ अच्छा करने से अच्छा मिलता है. तो हमें अपने बच्चों को ये दिखाना पड़ेगा कि अलिफ के आगे अनार है, पे के आगे पंखा है. तो जब हम उनको प्रैक्टिकली कुछ करके दिखाते हैं ना, वो जो एक्सपोजर है ना, दे हैव टाइम, इन्वेस्ट इन देम, इन्वेस्ट इन एक्सपीरियंसेस. वो 20,000 रुपये मांगे हैं ना, उसे कोई बेटा डूब भी गए कोई बात नहीं, घबराना. एंड लेट देम फॉल एज वेल. लेट देम फॉल, कुछ नहीं हो रहा.
आप और मैं, हम बल्कि जो पेरेंट्स सुन भी रहे हैं वो भी इस बात को रियलाइज़ करेंगे, यार आज पीछे मुड़ के देखो ना, लाइक जिन चीज़ों के ऊपर हमने अपनी ज़िंदगी की टेंशनें मुका दी, बॉस क्या हुआ, कुछ हुआ? तो बच्चों को उस खौफ से आज निकाल लो। ये वो जनरेशन है जो आपको और आपकी आने वाली नस्लों को खड़ा कर देगी। एक ऐसे फियरलेस बच्चे जो डिसीजंस इंडिपेंडेंट लेंगे, मैच्योर होंगे, सेंसिबल होंगे, किसी के लिए मजबूर नहीं होंगे, चॉइसेस अपनी मर्जी से करेंगे, फाइनेंशियल फ्रीडम एंजॉय करेंगे, एंड दे विल होल क्रिएट अ न्यू सोसाइटी फॉर अस। दैट इज समथिंग वी शुड बी लुकिंग फॉर। मुझे भाई आपकी अपनी पर्सनल फाइनेंस किस तरह है, द वे यू आर प्लानिंग, हाउ अच्छा, यू मैं स्विस अकाउंट्स नहीं बताऊंगा। नहीं यार, बिल्कुल देखो अच्छी बात ये होती है कि बंदे ने अगर खुद काम किया हो फिर तो कोई बात भी है। देखो मैं जब शुरू हुआ तो मेरे भी, जब मैं ग्रेजुएशन करके फारिग हुआ तो बिल्कुल टिपिकल सा माहौल, वही अप्रोच के पैसे, वही कमेटी, जिस तरह मैंने शुरू में एग्जांपल दी, ये हुआ। बट देन आई स्टार्टेड रियलाइजिंग कि नहीं, इट्स नॉट गोना वर्क। ये जो कुछ भी सोच रहे हैं बड़े, ये ठीक कर रहे होंगे क्योंकि उस वक्त की फाइनेंशियल प्लानिंग ऐसी ही थी शायद, मगर आई थिंक ये नहीं हो सकता, ये हुआ। सो फॉर इनिशियली फ्रॉम द वेरी फर्स्ट, नॉट वेरी फर्स्ट, बट आई थिंक इट टुक मी लाइक 2-3-4 years, मतलब शुरू की सैलरी तो मेरी ऐसे ही इस्तेमाल होती रही है, हुआ। लेकिन ये है कि देन आई स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स में टैक्स क्रेडिट्स मिलते थे, उनका हमें बेनिफिट था। फिर मुझे नज़र आ रहा था कि ये ग्रोथ है और मुझे इस तरह करना है। देन मैंने गॉट मैरिड, तो फिर मुझे लगा कि यार अच्छा, थोड़ी सी रिटायरमेंट प्लानिंग की तरफ भी जाना चाहिए। तो आई स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन वॉलंटरी पेंशन स्कीम्स, क्योंकि अब आपको पता है कि गवर्नमेंट लेवल, प्राइवेट सेक्टर में तो बहुत कम पेंशन होती ही नहीं है। इनफैक्ट गवर्नमेंट में भी अब ये रिड्यूस हो रहा है कि गवर्नमेंट सेक्टर में अब पेंशन नहीं मिलती। तो हम सब ने अपना प्राइवेट वॉलंटरी पेंशन फंड मैनेज करना शुरू कर दिया फॉर रिटायरमेंट पर्पसेस। हेल्थ कवर्स के लिए आई प्रेफर्ड इंश्योरेंस, राइट, कि यार थोड़ी सी इंश्योरेंस भी चलाओ, क्योंकि अर्ली एज में स्टार्ट की होती है ना इंश्योरेंस, तो सस्ती भी पड़ रही होती है। जितना लेट ज्वाइन करते हो वो इंश्योरेंस भी महंगी पड़ रही होती है, आपका रिस्क प्रीमियम कम होता है। तो मैंने कुछ इट्स लाइक इन्वेस्टमेंट बेस्ड इंश्योरेंस और हेल्थ बेस्ड एक्सीडेंटल समथिंग। मैंने इसको क्योंकि मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो म्यूचुअल फंड और वीपीएस में रखी हुई हैं, तो इसको मैंने अपनी हेल्थ और एक्सीडेंटल के लिए, कवरेज के लिए रखा हुआ है। बिकॉज आप देखो कि बैलेंस रखना है ना आपने, जब मैं वहाँ से ग्रोथ ले रहा हूँ तो फिर मुझे अपने आप को कवर भी रखना है। सो हेज किया हुआ मैंने अगेंस्ट, उसके लिए ये हुआ। सो मैंने वो देखा, और फिर थोड़ा सा डेफिनेटली प्लॉट तो हमारी ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा है, तो वो भी मैंने ऐसे देखे कि यार एक तो मैंने एक आध प्लॉट अपने पास रखा, वो भी जो मैं लमसम मुझे नहीं देना हो, और मैंने किसी एक जो लाइसेंस रिकग्नाइज्ड वेल एस्टैब्लिश सोसाइटी है उसमें भी इंस्टॉलमेंट्स को प्रेफर किया। बिकॉज पैसा आपका ग्रो वैल्यू के कर रहा होता है, डेप्रिशिएट हो रहा होता है, मगर आपका एसेट ग्रो कर रहा होता है। तो मैंने थोड़ा पैसा अपना रियल स्टेट में भी रखा। दैट्स हाउ आई हैव डाइवर्सिफाइड माई सेल्फ, कि जिसमें मैं इस तरह से इन चीज़ों को कवर कर सकूँ। एक्सीलेंट। आई थिंक we are already 1 hour. अब पता भी नहीं चल रहा है। Such an interesting topic. It's very close to my heart, and it looks like मतलब मुझे लगता है कि मैं दोबारा और मज़े की बात बताऊं, मैंने तो यूज़ केसेस मेरे पास आते हैं, $72,000 का लॉस कर दिया, $24,000 का लॉस कर दिया, 25 लाख रुपए का लॉस कर दिया। अच्छा, सम हाउ इतने लॉस के बावजूद लोग अपने पाँव पे खड़े हो जाते हैं। इट्स ओनली द प्रॉब्लम कि वो इतना हाई रिस्क लेने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इतने लो रिस्क इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं। यू जस्ट नीड टू मेक थोड़ा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को आपने ट्वीक करना है, जस्ट अपना माइंडसेट थोड़ा सेट करना है, एंड एवरीथिंग विल बी स्टेबल। और सम हाउ मुझे लगता है कि अगर मेरी 5 लाख रुपए की सैलरी है, ठीक है, और मेरी 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट है, मेरी एफर्ट ज़्यादा 1 लाख के ऊपर है, मेरी 5 पे है ही नहीं। मैं कभी इस पे नहीं सोचता इसको 5 से मैं 10 कैसे करूँ, कोई ऐसा स्केल ले लूँ कि मैं इसको डबल कर दूँ, लेकिन मैं इस पे कहता हूँ 1 से 1.25 कैसे होगा। एग्जैक्टली, ये जो बहुत अच्छी आपने बात की, हमारे यहाँ ये 1 से डबल करने वाले जो अप्रोच है ना, प्लीज़, ये दुनिया की कोई इन्वेस्टमेंट आपको, मज़े की बात, आपके अगर 10 लाख है ना, आपकी कोशिश होगी कि 10 का 10 लगा दूँ, और जो 1 लाख बनेगा ना, आप 10 से 11 निकाल देंगे, ठीक है। अच्छा, 10 से 9 हुआ तो 8 पे तो आपकी बस हो जाएगी, आप कहेंगे यार यही तो सब कुछ था, यही लूज़ हो रहा है, तो मेरे पास रह क्या जाएगा। होना क्या चाहिए, होना ये चाहिए यार 10 लाख का 10% लाख बनता है। लाख को इन्वेस्ट करो लॉन्ग टर्म के लिए, और लाख को करो आप 4 लाख, बिल्कुल ठीक है, ताकि अगर आपका खुदा ना खासा लाख से 70-80 भी रहता है, यू नो कि शुक्र है 9 तो मेरे पास था। टिल द टाइम यू अंडरस्टैंड ये पूरी मार्केट काम कैसे करती है, रादर देन कि आप पूरे के रखकर आप टेंशन लेकर बैठ जाओ क्या है। सो आई थिंक इट मेक्स सेंस। होपफुली दिस पर्टिकुलर डिस्कशन विल मोटिवेट। अगेन, मोटिवेशन का कोई फ़ायदा नहीं है, डिसिप्लिन इज द की, एंड इफ़ यू आर नॉट प्रैक्टिकल एज वेल। अगर आप जब तक प्रैक्टिकल स्टेप नहीं उठाएंगे, देर आर समथिंग विच यू लर्न फ्रॉम व्हाट वी आर सेइंग,
एंड देयर आर समथिंग विच यू विल लर्न वंस यू स्टार्ट डूइंग द थिंग इटसेल्फ. और मेरे ख्याल में अगेन आई से एवरी टाइम के the best time when you need to start your investment was 20 years ago. The second best time is now. Yes. So you need to invest. Thank you very much, Murtaza bhai. It was wonderful discussion. Inshallah ये अभी तो हम कॉम्प्लेक्सिटीज़ में नहीं गए, काफ़ी लोगों के होपफुली इसके नीचे भी क्वेश्चंस हो गए, एंड वी विल ट्राई टू मेक सम सॉर्ट ऑफ सीरीज अराउंड इट एज वेल, हाउ इट कैन बेनिफिट एवरीवन. श्योर. ठीक है, थैंक यू वेरी मच. आई होप आप सब लोगों को ये प्रोग्राम अच्छा लगा होगा. आप कमेंट्स में अगर कोई क्वेश्चन है, प्लीज़ ये नहीं कहना कि अकाउंट कैसे खोलना है, गूगल पे सर्च कर लें, बहुत इजी स्टेप है. अगर आपका बैंक अकाउंट खुल गया, इन्वेस्टमेंट अकाउंट खोलना कोई मुश्किल नहीं है. इन्वेस्टमेंट के ऊपर हमारी पूरी सीरीज़ है, हमारा पूरा डाटा sarmaya.pk पे अवेलेबल है. जब तक आप पहला बेबी स्टेप नहीं उठाएंगे, जो चीज़ें हमने बनाई है वो भी आपकी समझ में नहीं आएंगी. जब आप पहला बेबी स्टेप उठाएंगे, मेरी सीरीज़ भी समझ आएगी, प्लेटफॉर्म भी समझ आएगा, एंड इंशाल्लाह यू विल मेक मनी. एंड वी आर नॉट बेसिकली लुकिंग फॉर मिलियनियर्स इन नेक्स्ट 2 years. हाँ, शायद 10 साल बाद आप ये वीडियो देख रहे हो और कोई आके कहे जी कि इसने मेरी ज़िंदगी चेंज की. वी आर लुकिंग फॉर दो सक्सेस स्टोरी. इंशाल्लाह वी विल सी यू इन नेक्स्ट एपिसोड. थैंक यू.